चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों बीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। और मेरे सामने है बहुत ही शानदार और बेहतरीन छात्र सभी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे उम्मीद है। और दोस्तों, और आपको अच्छा करने के लिए स्टडी आईक्यू लेकर आया है दोस्तों इंडिपेंडेंस सेल। और इस फ्रीडम सेल पे आप लोगों को आपके सभी कोर्सेज पर लगभग 80% दोस्तों ऑफ मिल रहा है। फ्लैट दोस्तों 80% ऑफ मिल रहा है आप लोगों को। और अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे इस सेल से, तो आपको क्या करना है दोस्तों? आप लोगों को यूज़ करना है, मतलब अगर आप किसी भी दोस्तों बैच से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो हमारा प्री का दोस्तों बैच हो जो क्रैश कोर्स है, या उसमें अगर आप चाहते हैं किसी बैच से जुड़ना जो कि मेंस का दोस्तों मेंस का दोस्तों बैच है, या उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं फाउंडेशन से, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ये अभी आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि ये सेल जो है दोस्तों ये आपकी चालू है कब तक? 15 अगस्त। तो ये 15 अगस्त तक ये जो सेल है ये चल रही है। तो आप में से जो छात्र हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं दोस्तों, वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ अभी इन आज दोस्तों इन दिनों में, जो कि 15 अगस्त तक आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं आपको ये बस बता दूं कि हमारे पास क्या क्या ऐसा कंटेंट है जो आप लोगों को तैयार करेगा आपके एग्जाम्स के लिए विभिन्न आधार पर। जो अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए डिफरेंट बैचेस स्टडी आईक्यू जो है वो प्रोवाइड कराता है। इस श्रृंखला में आपके लिए जो है ये देखिए, यहाँ सारे कोर्सेज जो हैं वो दिए हुए हैं। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, जो 72nd प्रीलिम्स है, तो उसके लिए हमारे पास 72nd बीपीएससी के लिए ये दोस्तों आपका प्री का बैच है, जो कि एक क्रैश कोर्स है। और इस पर भी दोस्तों आपको भारी छूट मिलने वाली है। और भारी दोस्तों मतलब कहने का यहाँ पर 80% छूट जो आपको मिल जाएगी, और साथ में आपको मिल जाएगी डबल वैधता। तो स्टडी आई क्योंकि दोस्तों ये सबसे बड़ी सेल होती है, ये बताना जरूरी इसलिए क्योंकि दोस्तों ये जो सेल है, ये जो स्टडी आई की सेल दोस्तों, ये पूरे वर्ष में एक बार आती है। और ये इंडिपेंडेंस डे सेल जो है ये सबसे बड़ी सेल मानी जाती है स्टडी आई की। तो यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास अभी दोस्तों सुनहरा मौका है। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों कि यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे स्टडी आई की प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, तो दोस्तों आपको ज्वाइन करना चाहिए हमारा ये 7 सेकंड बीपीएससी जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है इसे। यदि आप लोग 73वीं तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उस तैयारी कर रहे हैं 73 बीपीएससी की, तो आपको जुड़ना चाहिए हमारे दोस्तों आरएम बैच से। आरएम बैच जो है ये हमारा एक फ्लैगशिप बैच है, जिसमें आप लोगों को प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवाई जाती है। और ये जो बैच है दोस्तों, इसमें आप लोगों को प्री और मेंस के लिए पूरा एक जो कंटेंट है वो भी स्टडी आईक्यू की ओर स्टडी आईक्यू की ओर से प्रोवाइड कराया जाता है। मेंटरशिप इसमें मिल जाती है, इस पर आपको एनसीईआरटी का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिल जाता है। इसमें आप लोगों को डेडिकेटेड दोस्तों मेंटरशिप फ्रॉम फैकल्टीज मिल जाता है दोस्तों। फैकल्टीज का अगर आपको चाहिए मेंटरशिप, तो ऐसे में आप लोग, यदि आप लोग किसी बैच से जुड़ते हैं, तो आप लोग इस कोड का इस्तेमाल करेंगे वेद लाइव का सो, तो आप लोगों को इसमें फैकल्टी मेंटरशिप जो है, सभी फैकल्टीज जो है आपके साथ में वहाँ पढ़ा भी रहे होंगे, और आपको इन फैकल्टीज के यानी कि मेरे अंडर आपको रहकर अपनी तैयारी करने का मौका जो है वो मिल जाएगा दोस्तों। तो ये पॉलिटी का ये जो आरएम बैच है, सो ये हमारा फाउंडेशन बैच है जो आपको तैयार करेगा प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए। ये शुरू हो चुका है, और मैं हाईली रिकमेंड इसी बैच को करता हूँ दोस्तों, क्योंकि यही है जो आपको तैयार करेगा आपके तीनों स्तर पर। लेकिन यदि आप लोग 72nd बीपीएससी की बात बात करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस प्री क्रैश कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें अभ्युदय बैच, यदि आप परमानेंट दोस्तों एक हिंदी माध्यम छात्र हैं दोस्तों, यदि आप हिंदी माध्यम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे अभ्युदय बैच से जुड़ सकते हैं। यदि दोस्तों आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास दोस्तों आलेखन बैच है, आप इससे जुड़ सकते हैं। आपको आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग की जाती है, किस प्रकार से एक अच्छा उत्तर लिखा जाता है, किस प्रकार से जो चीज़ें हैं उसमें इंट्रोडक्शन होगा, उसमें परिचय होगा, उसका निष्कर्ष होगा, किस प्रकार से उसमें डायग्राम डाल सकते हैं, फ्लोचार्ट बनाए जा सकते हैं। ये सारी बातें जो हैं आप लोगों को मिल जाती हैं हमारे इस आलेखन बैच में। दोस्तों निर्णायक 2.0 ये 72nd बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज है, आप इससे जुड़ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारे पास सारथी बैच है, सारथी 2.0 जो हमारा 5100 प्लस एमसीक्यू बैच है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि एक छात्र को जो जो चीज़ें तैयार करती है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया है, और आप किसी भी बैच से जुड़कर अपनी सफलता की जो पहली कुंजी दोस्तों उसे खोल सकते हैं और अपनी सफलता तक पहुँच को सुनिश्चित कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए इसी संदर्भ में या आपको हमसे बात करनी है, तो आप लोग 9289996924 जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इन पर भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर से आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो मिल जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि अब पता है ये सेल दोस्तों बार बार नहीं आती, ये सेल साल में एक बार आती है। तो ऐसे में जो भी छात्र गंभीर हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, वो दोस्तों इस बैच से या अभी इन चीज़ों से जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए विलम्ब ना हो। और दूसरी बात यह है कि आप उस लगातार जो चक्र चलता रहता है उस चक्र में ना फंसे, बल्कि तैयारी करके एक बार दोस्तों इस चक्र से बाहर निकले। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? आज का जो टॉपिक है वो है पंचायती राज। बहुत अहम टॉपिक है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस पर सवाल आता ही आता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो हम लोग आज इसको दोनों ही तरफ से समझने का प्रयास करेंगे। तो आपने
पंचायती राज के बारे में दोस्तों याद कीजिए, संविधान में आपने कहाँ कहाँ पर देखा है पंचायती राज के बारे में? तो आप कहेंगे सर हमने देखा है अनुसूची नंबर 11 में देखा था, सही बात है। और कहाँ देखा था उसमें पंचायती राज के बारे में? सर हमने भाग 9 में देखा था, सही बात है सुन। और कहाँ देखा था? और भाग 9 में पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ के बीच में देखा होगा आप लोगों ने। फिर आगे कहाँ देखा आप लोगों ने? फिर आप कहेंगे सर हमने देखा था आर्टिकल नंबर 40 में, डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखा था आर्टिकल 40 में, सही बात है। दोस्तों आपने कई जगहों पर संविधान में इस बात की चर्चा देखी है, इस प्रावधान को देखा है जो था पंचायती राज दोस्तों। इसे 73rd संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से शामिल किया गया और लागू किया गया था 1993 में 24 अप्रैल 1993 को। और यही कारण है कि हम हर साल 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों, थोड़ी मतलब गंभीर चर्चा करते हैं। तो अगले 1.5-2 घंटा जो है वो आपको इसी पर पूरा कंटेंट मिलने वाला है, ताकि आप प्री और मेंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाएं और सवाल आपसे बन पाए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन सेक्शंस को पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको तो लगता है कि ऐसे सेशन और बनने चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इस बात को डालते रहें, ताकि आप लोगों के लिए जो नया कंटेंट है उसको लाया जा सके और आप एक मजबूत तैयारी कर सकें अपने मेंस या प्रीलिम्स के लिए, जो पूरा एक आपका अप्रोच तैयार करता है दोस्तों एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि ये है दोस्तों पंचायती राज। आप देख रहे हैं कि लोग सारे बैठे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। ये जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं दोस्तों, ये बाबा ज्ञानचंद है। तो दोस्तों ये बाबा ज्ञानचंद नहीं है, ये आम जनता है और उसकी सहभागिता सुनिश्चित की जाती है कहाँ पर? तो शासन में। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों, मैंने आपसे कहा जब हम बात करते हैं पंचायती राज की, तो इसका विस्तार किया गया है संविधान के भाग 9 में, और भाग 9 का विस्तार किया गया है अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक दोस्तों। और इसमें बहुत सारे जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। यदि हम बात करें से पंचायती राज की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो दिए गए हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। जैसे पंचायती राज से संबंधित समितियों के बारे में चर्चा करनी है, ग्राम सभा के बारे में चर्चा करनी है, पंचायतों के कितने स्तर होते हैं, लेवल ऑफ पंचायत हैं, पंचायतों की संरचना क्या है या उसकी स्ट्रक्चर या कंपोजिशन ऑफ पंचायत क्या है, पंचायतों में आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कार्यकाल कितना होता है, अर्हताएं क्या क्या होती हैं, एलिजिबिलिटीज क्या क्या होती हैं सब पंचायती राज के सदस्य होने के लिए, पंचायतों के उत्तरदायित्व क्या है उनकी वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पंचायतों के लिए वित्त कहाँ से आता है, चुनाव किस प्रकार से कंडक्ट कराए जाते हैं, पंचायतों का संघ राज क्षेत्र पर कैसे विस्तार किया जाता है, या कौन से क्षेत्र हैं जिन पर इसका विस्तार नहीं होता है, और सो अंतिम में आप देखते हैं वर्तमान विधियों के साथ ये किस प्रकार से साथ मिलकर चलती हैं या नहीं चलती हैं। तो सारी बातें जो हैं ये आप देखते हैं और इनसे ही प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे होते हैं। तो शुरू करें फिर दोस्तों, एकदम बेसिक फिलॉसफी से शुरू करते हैं, ताकि आप लोग जब मेंस शुरू करें पंचायती राज पर तो आपके पास शब्दों की कमी ना हो। मेंस करते वक्त आपके पास जो पंचायती राज है उसके लिए शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो शब्द कमी तो कब नहीं होगी? तो वो तब नहीं होगी जब आपने उसको फिलोसफिकल लेवल पर भी अच्छे से तैयार किया हो। सर फिलोसफिकल लेवल पर तैयार मतलब कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं चर्चा बहुत होगी, क्या करना है हम लोगों को, ये तो था इंडेक्स। अब बात करते हैं इसको करने की। तो दोस्तों देखिए, और ये सारी क्लासेस का वेट ना करने की बजाय मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग सीरियस हैं और कमिटेड हैं तो आप किसी बैच से जुड़कर हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, बिना किसी चीज़ के रुके हुए या किसी चीज़ का वेट किए हुए। वहाँ डेली क्लास हो रही होती है आप लोगों की 3-3.5 घंटे की, जो बहुत ज़रूरी है आपको तैयार करने के लिए। तो दोस्तों 1992 से पहले, अब हम आ गए फिलोसफिकल लेवल पर। दोस्तों 1992 से पहले क्या हुआ या क्या होता था? हमारे पास दो स्तर की सरकारें थी। वी वर हैविंग टू टियर ऑफ गवर्नमेंट। तो बिफोर 1992 दोस्तों, 1992 से पहले हमारे पास दो स्तर की सरकारें थी या टू टियर गवर्नमेंट थी हमारे पास। एक जिसे आप कहते हैं केंद्र सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक जिसे आप लोग कहते हैं दोस्तों राज्य सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दो स्तर की सरकारें थी दोस्तों संघीय व्यवस्था में हमारे। एक केंद्र सरकार थी दोस्तों और एक राज्य सरकार थी। यही दोस्तों हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था थी, पता है आप लोगों को। लेकिन देखा यह जाता था कि इन दो सरकारों के होते हुए भी हमारी जो आम जनता है दोस्तों, देश की जो आम जनता है, किसान है, मजदूर हैं दोस्तों, इनकी पहुंच इस शासन तक थी ही दोस्तों। ये यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, ये जो किसान मजदूर हैं दोस्तों, इस देश का जो आम किसान है, जो मजदूर है, ये दोस्तों इनकी पहुंच तो शासन तक हो ही नहीं पाती है। शासन बहुत ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ आपको सब पता है कि एमपीज होते हैं, यहाँ दोस्तों एमएलएस होते हैं, कुछ राज्यों में एमएलसीज भी होते हैं। तो आप मुझे ये बताओ ना, पहुंच दूर मतलब क्या होता है? आप मुझे बताइए कि क्या आम कोई एक व्यक्ति जो इस देश का किसान है दोस्तों, मजदूर है, क्या वो किसी एमएलए से मिल सकता है दोस्तों? आसानी से एमएलए से मिला जा सकता है? नॉट पॉसिबल।
मतलब आपने जिसको जिताया, आप जिसके लिए लाइन में खड़े हुए, आप जिसके लिए एकदम लाइन चीरते हुए जाके वोट डाल कर आए, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वही आपसे नहीं मिल रहा दोस्तों। तो ये तो एमएलए की बात है, एमएलए से मिलना मुश्किल है। तो अगर हम बात करें सांसद की, तो उससे मिलना तो और मुश्किल है। मतलब हो सकता है कि इस जन्म में पहले एक बार ईश्वर से मुलाकात हो जाए, सांसद से ना हो आपकी, ये भी हो सकता है। तो ऐसे में उन रिप्रेजेंटेटिव्स को या उन प्रतिनिधियों को जिनको हमने चुना है, वो हमारी पहुंच से बाहर हैं। तो ऐसे शासन का निर्माण करके क्या फायदा। तो हम लोकतंत्र में एक ढोल पीटा करते हैं कि लोकतंत्र जो है ये क्या है, लोकतंत्र जो है ये लोगों का शासन है, लोकतंत्र जो है या डेमोक्रेसी जो है। तो एक एक बात को एनालाइज करते चलना, एक एक शब्द को, क्योंकि हर शब्द में आपको कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पर। तो लोकतंत्र में हम क्या कहते हैं दोस्तों, लोकतंत्र में हम कहते हैं कि सर लोगों का शासन है दोस्तों, लोगों का शासन है ना, रूल ऑफ द पीपुल है दोस्तों, रूल ऑफ पीपुल है, रूल ऑफ व्हाट, रूल ऑफ पीपल दोस्तों। अब ये जो लोग हैं ये शासन से बहुत दूर हैं, ये लोग जो है दोस्तों ये शासन से बहुत दूर हैं, इनकी दूरी बहुत ज्यादा है, ये शासन तो इन तक पहुंच ही नहीं पा रहा, ये रूल जो है दोस्तों ये तो इन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, और ना ये पीपल तक पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे शासन का क्या फायदा, और ऐसे शासन का क्या फायदा, या फिर ऐसे लोकतंत्र का क्या फायदा दोस्तों। तो ये तो सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी पर, कि जिस लोकतंत्र को हम, जिस जिस लोकतंत्र की मान्यता यह है कि लोकतंत्र तो लोगों का शासन होता है, रूल ऑफ द पीपल होता है, डेमोक्रेशिया होता है, लोगों का शासन है, यहाँ तो शासन तक उन लोगों की पहुंच ही नहीं बन पा रही है भाई, या शासन की लोगों तक पहुंच ही नहीं बन पा रही है। तो ऐसे लोकतंत्र का क्या फायदा, क्या रिलेवेंस है, नहीं है दोस्तों। दूसरी तरफ से हम क्या बोलते हैं, एक तरफ दोस्तों, एक तो आपने कहा लोकतंत्र ये, दोस्तों एक आप लोकतंत्र और जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब एक तरीके से आप और निकालते हैं, और वो होता है रूल ऑफ मेजोरिटी दोस्तों। डेमोक्रेसी जो है इसका मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी मतलब होता है रूल ऑफ मेजोरिटी, रूल ऑफ मेजोरिटी, या दोस्तों बहुमत का शासन, या दोस्तों बहुमत का शासन। तो बहुमत जो है समाज का वो तो दूर बैठा हुआ शासन से, बहुमत का शासन, लोगों का शासन दोस्तों, सब फर्जी बातें साबित हो रही हैं। क्या क्या रूल ऑफ मेजोरिटी, ये मेजोरिटी तो यहाँ बैठी हुई है, ये चंद कुछ लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग ऊपर बैठे हुए हैं, ये शासन कर रहे हैं, उन तक लोगों की पहुंच नहीं है, शासन की लोगों तक पहुंच नहीं है। तो ये भी कॉन्सेप्ट उसमें फेल हो रहा, तो रूल ऑफ मेजोरिटी भी फेल हो रहा, क्योंकि मेजोरिटी मतलब क्या दोस्तों, ये बताओ मेजोरिटी किसकी होती है किसी समाज में, किसी समाज में मेजोरिटी अमीरों की होती है, गरीबों की होती है दोस्तों, किसी भी समाज में, भारत छोड़िए, किसी भी समाज में मेजोरिटी किसकी होती है, तो गरीबों की होती है, और गरीब तो नीचे बैठा हुआ है, उसके तो शासन तक पहुंच ही नहीं है। तो ना तो रूल ऑफ मेजोरिटी काम कर रहा है दोस्तों, ना ही रूल ऑफ पीपुल काम कर रहा है, दोनों बातें एक ही हैं, समझेंगे इसको आगे चलकर हम लोग। लेकिन इसको आप अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो दोनों ही तरीके से मामला खराब होता जा रहा है दोस्तों। तो ना तो रूल ऑफ मेजोरिटी ही काम कर रही है, और ना रूल ऑफ पीपुल ही काम कर रहा है, तो लोकतंत्र का जो मूल आधार है वही गायब है। तब क्या किया जाए सर। तो दोस्तों किया ये गया कि इस लोकतंत्र को और अच्छा इसके अलावा हम बोलते हैं कल्याणकारी राज्य दोस्तों, कल्याणकारी राज्य एक और कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कल्याणकारी राज्य सर, कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत है हमारे यहाँ। तो सर वी आर हैविंग कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, वी आर हैविंग कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट दोस्तों। और वेलफेयर किसका करना है, इनका करना है कि इनका करना है, इनको इनका करना था, लेकिन इनको तो इनकी तो इन तक पहुंच ही नहीं हो पा रही थी। काय का वेलफेयर होगा, भाग 4 डिक्लेयर करता है, पार्ट 4 डिक्लेयर इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट, भाग 4 डीपीएसपी भारत को कल्याण का राज्य के रूप में घोषित करता है, घोषित ही करता है या उनकी उनका लाभ भी दिया जाएगा जनता को दोस्तों, क्योंकि जनता का जो बड़ा हिस्सा है, जो बहुमत है, वो तो नीचे बैठा हुआ, उस तक तो उसकी पहुंच ही नहीं है। तो कल्याणकारी योजनाएं कौन सी सफल दोस्तों हो पा रही हैं, तो ऐसे में तो कल्याणकारी राज्य के होने पर भी क्या है, प्रश्न चिन्ह था। तो ऐसा ऐसा होने के चलते कितनी समस्याएं थी मैं पहले ये बता रहा हूं, और फिर जो हुआ उसने कितनियों का इन सब का समाधान दिया। ऐसे बनता है मेंस, फिर ऐसा पढ़ने पर कंटेंट की कमी नहीं रहती है दोस्तों, क्योंकि मेंस में दिक्कत आती है कंटेंट की, कि सर कंटेंट सर नहीं मिलता हमको, सर कंटेंट की कमी आती है। क्यों आती है, क्योंकि फ्रेम बहुत सीमित है हमारा सोचने का। तो पहले मैं ढूंढ रहा हूं कि पहले जब 2 टीयर सरकार थी तो क्या क्या समस्याएं थी, तो समस्या थी लोकतंत्र के साथ, रूल ऑफ मेजोरिटी के साथ, रूल ऑफ पीपल के साथ, वेलफेयर स्टेट। किसका वेलफेयर करोगे जब तुम्हारी पहुंच ही नहीं है लोगों तक, तो जब तुम्हारी पहुंच ही नहीं है लोगों तक तो फिर क्या का वेलफेयर करोगे आप, खराब मामला, ये भी खराब दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा एक गांधी जी जिनसे काफी प्रभावित थे वो व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम था रस्किन दोस्तों,
रस्किन साहब, रस्किन कहा करते थे अनटो द लास्ट, अनटो द लास्ट दोस्तों, रस्किन कहा करते थे अनटो द लास्ट। दोस्तों इनसे प्रभावित थे महात्मा गांधी जी। दोस्तों गांधी जी ने कहा सर्वोदय, सर्वोदय दोस्तों। और तो गांधी जी के चेले थे विनोबा भावे। कौन थे दोस्तों? वो थे विनोबा भावे। ये कहा करते थे अंत्योदय दोस्तों, ये कहा करते थे अंत्योदय, अंत्योदय दोस्तों, अंत्योदय या अंत्योदय। रस्किन कहा करते थे अनटू द लास्ट, गांधी कहा करते थे, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने बात कही सर्वोदय की। और दोस्तों गांधी से प्रभावित थे दोस्तों भावे, तो भावे ने कहा अंत्योदय। इन तीनों बातों का मतलब एक ही है। ये तीनों जो है दोस्तों शब्द अलग अलग हैं, ये तीनों जो है दोस्तों वर्ड्स अलग अलग है, लेकिन इनका जो एसेंस है ना वो एक ही है। और वो क्या है? अब गौर से देखिए वो क्या कह रहा है, अंतिम व्यक्ति का उदय, अनटू द लास्ट, अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचो, सर्वोदय, सबका उदय हो। और तीसरा क्या है? अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, जो सबसे हाशिए पर खड़ा हुआ है उसका भी उदय हो। तो इन तीनों शब्दों में ही तो अंतर है दोस्तों, इन तीनों शब्दों में ही अंतर है या इनकी मान्यताओं में अंतर है दोस्तों? मूल भावना तो सबकी एक ही है। सब क्या बात कर रहे हैं? सब बात कर रहे हैं इंक्लूजन की, सब बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं सभी के समावेशन की। लेकिन ऐसा जो आप देख रहे हैं इसमें तो सबका समावेशन दोस्तों कहाँ हो पा रहा है? यहाँ तो समाज का बहुमत दूर बैठा हुआ है, यहाँ तो जो मेजोरिटी जो है वो दूर बैठी हुई है, वो उसकी शासन तक पहुंच ही नहीं है। तो काय का अंटो द लास्ट, काय का सर्वोदय और काय का अंत्योदय? इसका मतलब है इन पर भी चुनौती दोस्तों, इन पर भी क्या थी? इन पर भी चुनौती थी, इन पर भी चुनौती दोस्तों। तो देखिए कितना गंभीर मसला था बिफोर 1992, कितना गंभीर मामला था बिफोर 1992। तो दो स्तर की सरकारें थी जिसके चलते चुनौतियां क्या थी? यहां थी, यहां थी, यहां थी, यहां थी दोस्तों, जहां देखो वहां चुनौतियां ही चुनौतियां थी। और जो मालिक है उस लोकतंत्र का, आम जनता, किसान मजदूर, वो शासन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, जिसको उसने बनाया है वहां तक उसकी पहुंच ही नहीं हो पा रही है। तो उसका फायदा क्या है दोस्तों? इसीलिए क्या किया गया? अब दोस्तों देखिए ये थी समस्याएं। अब यही सब बनेगा आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट, जब आप परिचय देंगे पंचायती राज पर। सवाल कैसा भी आए इंट्रो यही होगा आपके पास। तो दोस्तों अब लाया गया इस समस्या का समाधान करने के लिए पंचायती राज का दोस्तों तीसरा स्तर जोड़ा गया। दोस्तों जो पंचायती राज है इसका तीसरा स्तर जोड़ा गया इस समस्या का क्या करने के लिए? समाधान करने के लिए, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? जिसको कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार। इतनी सारी चुनौतियां चल रही थी जिसके चलते दोस्तों इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए लाया गया द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट या दोस्तों स्थानीय सरकार। और इसके तहत मतलब सरकार का पहला स्तर, दूसरा, तीसरा स्तर जोड़ा गया। और इसके तहत बनाई गई दो बॉडीज, दो संस्थाएं बनाई गई दोस्तों। एक बनाई गई पंचायती राज और दोस्तों एक बनाएगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर नगर पालिका। जो पंचायती राज है दोस्तों ये बनाई गई थी किसके लिए? दोस्तों ये बनाई गई थी गांवों के लिए, या यूं कहें कि रूरल एरियाज जो हैं इस देश के उनके लिए। और जो दोस्तों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं या जो नगर पालिकाएं हैं ये बनाएगी इसके लिए, तो ये बनाएगी सिटीज के लिए, या यूं कहें अर्बन एरियाज जो हैं इनके लिए बनाई गई। और इसके बनने के बाद या इनका गठन होने के बाद आप देखिए कि जो गांव का आम किसान है दोस्तों, जो मजदूर है, उसकी पहुंच, ये बताइए गांव के किसान की पहुंच सरपंच तक, मुखिया तक हो पाती है कि नहीं हो पाती है? तो मुखिया ऐसा चश्मा लेके ऊपर नीचे नाचता है दोस्तों, इतना पहुंच हो गया, बताइए इतना पहुंच हो गया दोस्तों कि मुखिया वो जो चश्मा ऊपर नीचे करके नाचता है दोस्तों, ढोल पीटता दोस्तों घूमता है मुखिया पूरे गाँव में। अभी सरपंच वो पंचायत सीरीज देखी होगी आप लोगों ने। तो जो शासन आपसे इतना दूर था वो शासन आपके इतना पास आ गया कि सरपंच आपके बीच में नाच रहा है दोस्तों, क्या करके? चश्मा ऊपर नीचे करके। जब चाहो तब जाके सरपंच का गिरबान पकड़ सकते हो, काम नहीं हुआ तो ये काम हुआ क्यों नहीं है? तो जहां एमएलए और एमपी से मिलना असंभव था दोस्तों, वहां पर अब जो सरपंच है, जो मुखिया है दोस्तों, जो प्रधान कहते हैं कहीं कहीं पर इसको, ये क्या है दोस्तों? ये इन किसानों की रेंज में है। ये जब चाहे दोस्तों तब इससे क्या कर सकते हैं दोस्तों? मुलाकात कर सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि इन किसानों की सहभागिता शासन में हुई कि नहीं हुई? शासन में हुई दोस्तों। वहीं दोस्तों आप देखिए शहरों में, तो शहरों में जो नगर पालिकाएं होती हैं, तो शहरों में जो मजदूर हैं दोस्तों, अब ये बताइए इन नगर पालिका के सदस्यों से मिल सकते हैं नहीं मिल सकते हैं? जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है इसके मेंबर से मिला जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो इनके सदस्यों से मिला जा सकता है दोस्तों, अब मिला जाता है। पार्षद जानते होंगे आप, वार्ड मेंबर्स गली गली में दोस्तों होते हैं। गली नंबर 28 पार्षद ये, गली नंबर 26 पार्षद ये, गली नंबर 30 पार्षद ये।
तो जो शासन इन आम जनता से बहुत दूर था, वो शासन क्या दोस्तों, वो शासन आम जनता के पास आया। और इससे आम जनता की जो सहभागिता है दोस्तों, जिससे आम जनता की जो सहभागिता है उसे सुनिश्चित किया गया दोस्तों। तो इसमें आम जनता की सहभागिता, आम जनता की सहभागिता, ये सारे शब्द हैं मेंस के जो आपके सामने लिखे हुए हैं। आम जनता की सहभागिता को क्या किया गया, सुनिश्चित किया गया। इट इंश्योर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। दोस्तों यही डायग्राम आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, यही डायग्राम है ये। आम जनता की सहभागिता को क्या किया गया, सुनिश्चित किया गया। इट इंश्योर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल ऑफ इंडिया इनटू द गवर्नमेंट सिस्टम। तो अब ये बताओ, इससे केवल आम जनता की सहभागिता ही सुनिश्चित हुई है? इससे केवल आम जनता जो कॉमन पीपल है वही इंश्योर कर पाया है अपनी प्रेजेंस को इन गवर्नमेंट? और दोस्तों क्या इससे मैं ये कह सकता हूं कि इससे शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ दोस्तों? इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ दोस्तों। इस तीसरे सरकार के बनने से क्या हुआ दोस्तों, इस तीसरे सरकार के बनने से शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ। क्या हुआ, शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ दोस्तों। या कह सकते हैं हम लोग सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। आप लोग इंग्लिश वाले जो हैं वो लिख लीजिएगा सेंट्रलाइज, क्योंकि इस बोर्ड पे भी अपनी सीमा है दोस्तों, है ना। मैं मिटाऊंगा तो क्या मिटाऊंगा, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लिख लीजिए। तो इससे शक्तियों का दोस्तों क्या हुआ, सॉरी, तो शक्तियों का क्या हुआ, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। सॉरी दोस्तों, शक्तियों से क्या हुआ, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ दोस्तों। शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। केंद्रीकरण तो पहले था। डिसेंट्रलाइजेशन पावर दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन पावर्स हुआ, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। या मैं यूं कह सकता हूं कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हुआ दोस्तों। क्या हुआ, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हुआ। या इसको हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों। क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और ये केवल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, ये केवल शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, ये केवल पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन है, ये केवल दोस्तों आपका लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है दोस्तों, या फिर ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण भी है दोस्तों। इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों। ये क्या है, ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण का दोस्तों उदाहरण भी है। क्या है दोस्तों, ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण भी है। इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। और ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण है दोस्तों, या ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण भी है? तो ये प्रशासनिक कहो, राजनीतिक कहो, शक्तियों का कहो, लोकतांत्रिक कहो, इतने सारे शब्द हैं आपके पास, उसके बाद भी हम शुरू नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत है दोस्तों। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ये पंचायती राज है दोस्तों, ये पंचायती राज है, ये नगर पालिका है, या दोस्तों ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। इट इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। ये क्या है, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है दोस्तों। सो क्या है, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। इट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या है दोस्तों, ये राजनीतिक दोस्तों विकेंद्रीकरण है। तो क्या है, राजनीतिक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है दोस्तों। इट इज पॉलिटिकल और इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों। तो ये है कि नहीं है, है। नंबर 2, पहली बात तो आपने ये कही दोस्तों। ये बताओ, ये जब आपने पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन किया या जब आपने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया, तो अब इसमें जनता में शक्तियां तो निहित हुई कि नहीं हुई? इसमें जनता के तो शक्तियां निहित हुई कि नहीं हुई? जनता सशक्त हुई कि नहीं दोस्तों? तो जनता सशक्त हुई तो ये लोकतंत्र सशक्त हुआ कि नहीं दोस्तों? तो इससे लोकतंत्र सशक्त हुआ दोस्तों। इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे लोकतंत्र का सशक्तिकरण हुआ दोस्तों। लोकतंत्र का सशक्तिकरण हुआ दोस्तों, सशक्तिकरण हुआ दोस्तों। इट एम्पावर्स डेमोक्रेसी, एम्पावर्स व्हाट, एम्पावर्स डेमोक्रेसी। इट एम्पावर्स डेमोक्रेसी एज, क्योंकि इसमें लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया। इसमें इसमें लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया दोस्तों, सुनिश्चित किया गया।
it ensures participation of people in government, and this is the reason that why we are saying it empowers democracy। दोस्तों मतलब मालिक का दर्जा देने का प्रयास किया गया। मालिक कौन है? जनता है जी। तो मालिक का दर्जा देने का दोस्तों क्या किया गया? मालिक को मालिक का दर्जा देने का प्रयास किया गया। तो इससे लोकतंत्र का क्या हुआ? तो सशक्तिकरण हुआ, विकेंद्रीकरण भी हुआ और सशक्तिकरण भी हुआ दोस्तों। तो लोकतंत्र का क्या हुआ दोस्तों? सशक्तिकरण हुआ। तो मतलब जो समस्या थी दोस्तों उसका समाधान हो गया। हम जो इस पर आरोप लगा रहे थे वो आरोप अब ठीक कर दिए गए। रूल ऑफ मेजोरिटी को एम्पावर किया गया, लोगों को उसमें क्या किया गया? सशक्त किया गया, लोगों को सहभागिता दी गई, जिससे लोकतंत्र सशक्त हुआ दोस्तों। और केवल दोस्तों लोकतंत्र सशक्त हुआ या फिर इससे वेलफेयर स्टेट की प्राप्ति हो पाई दोस्तों? इसने कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता की दोस्तों। इसने क्या किया दोस्तों? इसने कल्याणकारी, अब जो लोग सहभागी बन गए हैं, शासन में आ चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अब जो डिलीवर चाहती सरकार करना, जो योजना चाहती है, जनधन योजना है, फलाना योजना है, जो कल्याणकारी योजना सरकार देना चाहती है, अब उसको आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है, किसानों तक भी, मजदूरों तक भी। तो उसने इसने क्या किया? इसने कल्याणकारी योजनाओं या कल्याणकारी राज्य को मजबूत किया दोस्तों। it also empowers welfare state, empowers welfare state, it also empowers welfare state। तो इसने कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को दोस्तों क्या किया? इसने कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को और मजबूत किया और वो अपनी योजनाओं को सही से इंप्लीमेंट कर पाए दोस्तों। और आप ये बताइए, इतना ही बताओगे या और भी कुछ किया इसने? और दोस्तों रस्किन, गांधी और भावे जो कह रहे थे उनकी बातों को फुलफिल किया कि नहीं किया दोस्तों? उनकी बातों को फुलफिल किया गया कि नहीं किया गया? ये कहते थे अनटू द लास्ट, हुआ कि नहीं अनटू द लास्ट? अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनी कि नहीं बनी दोस्तों? ये कहते थे सर्वोदय, सबका उदय करने का प्रयास किया गया नहीं? क्या किया गया? ये कहते थे अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति को शामिल किया गया नहीं किया गया दोस्तों? तो इसके माध्यम से इनको क्या किया गया? इनको भी फुलफिल करने का प्रयास किया गया। तो जो आप प्रश्न खड़ा कर रहे थे वो प्रश्न नहीं रहा, उसका समाधान दे दिया गया बाय दिस लोकल गवर्नमेंट, इस स्थानीय सरकार के द्वारा। और दोस्तों क्या किया गया इसके माध्यम से? अच्छा ये बताओ, इतना ही किया गया है या फिर संघात्मक व्यवस्था का तीसरा तल जोड़ा गया दोस्तों? तो पता है आपको कि संघात्मक व्यवस्था जो है हमारे यहाँ पर 92 से पहले दो सरकारें थी दोस्तों। बिफोर 92 वी वर हैविंग टू गवर्नमेंट्स, राइट? एक सरकार कौन सी थी दोस्तों? एक सरकार थी केंद्र सरकार। ये दोस्तों कौन सी है? ये है दोस्तों केंद्र सरकार। ये दोस्तों कौन सी है? केंद्र सरकार है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है। और दोस्तों दूसरी जो है एक होती है ये राज्य सरकार। दोस्तों क्या है? ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट से, ये आपकी राज्य सरकारें हैं, या फिर दोस्तों ये आपकी क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है। तो बिफोर 1992 वी वर हैविंग टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट, दो सरकारें थी तो हमारे पास संघीय व्यवस्था में, एक केंद्र तो एक राज्य था। लेकिन दोस्तों अब इस 73rd संशोधन ने क्या किया? इसने हमको थर्ड दोस्तों गवर्नमेंट दिया, जिसको हमने क्या कहा है? जिसको हमने कहा है दोस्तों लोकल गवर्नमेंट। तो पहला टीयर, दूसरा तल्ला और तीसरा तल्ला। तो ये बताओ कि इसने संघीय व्यवस्था जो है दोस्तों इसका विस्तार किया है कि नहीं दोस्तों? तो इसने क्या किया? संघीय व्यवस्था का विस्तार किया दोस्तों। संघीय व्यवस्था का क्या किया है दोस्तों? विस्तार किया है। एक्सपांशन ऑफ फेडरल सिस्टम, दोस्तों ये भी किया इसने इस तीसरे तल्ले ने, थर्ड गवर्नमेंट दोस्तों। तो यहां डाल दीजिए एक और पॉइंट कि इसने संघीय व्यवस्था का विस्तार किया दोस्तों। या एक्सपांशन ऑफ फेडरल सिस्टम। कितना कुछ चाहिए दोस्तों मेंस के लिए आप लोगों को? किसी पॉइंट को उठा दीजिए, इंट्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो आपके सामने 10 तरीके हैं दोस्तों, 10 तरीके हैं इंट्रो शुरू करने के दोस्तों, 10 तरीके हैं परिचय देने के किसी मेंस के आपके सामने। और किसी भी लाइन से आप शुरू करेंगे
तो ये हल्का इंट्रो नहीं होगा दोस्तों, किसी भी लाइन से जब आप शुरू करेंगे तो ये हल्का इंट्रो नहीं होगा, ये सब बहुत मजबूत इंट्रोडक्शन है। चाहे आप शक्तियों की विकेंद्रीकरण की बात से शुरू करें, चाहे दोस्तों आप लोग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात से शुरू करें, चाहे दोस्तों प्रशासनिक या राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात से शुरू करें, चाहे दोस्तों आप लोकतंत्र के सशक्तिकरण की बात शुरू करें, चाहे दोस्तों आप लोग जिस लाइन से शुरू करोगे वही लाइन आपकी बहुत मजबूत है। ना मैंने इसमें अभी तक मैंने इसमें कोई दोस्तों मैंने इसमें कोई फैक्ट यूज नहीं किया। अब देखिए ध्यान से, मैंने कहीं पर भाग 9 की बात नहीं करी है, मैंने कहीं पर आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ की बात नहीं करी है पंचायती राज के लिए, मैंने कहीं पर ये नहीं कहा कि 73 संशोधन, या फिर मैंने फैक्ट की बात ही नहीं की दोस्तों। 29 विषय दिए गए, 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मैंने बात ही नहीं की दोस्तों। लेकिन बिना फैक्ट के भी मेरा मेंस का इंट्रो तैयार हो गया, और शब्दों की कोई कमी नहीं है। 50 शब्द तो दोस्तों आपके यहीं से कवर हो जाएंगे, 50 से 60 शब्द। और न केवल शब्द कवर होंगे, बल्कि जो एग्जामिनर है वो देखेगा कि आपकी कितनी गहन समझ है इस सब्जेक्ट को लेकर। हर शब्द में लोकतंत्र को दर्शा दिया आप लोगों ने, संघीय व्यवस्था को दर्शा दिया, गांधी आ गया, भावे आ गया, विकेंद्रीकरण आ गया, कल्याणकारी राज्य आ गया दोस्तों। और क्या चाहिए एक एग्जामिनर को, कि छात्र को इस व्यवस्था के, जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके हर गुण के बारे में हमें पता हुआ है। तो इसे दोस्तों बोलते हैं एक अच्छा उत्तर लेखन। जब हम कहते हैं सर हाउ टू राइट अ गुड आंसर, तो दोस्तों हाउ टू राइट अ गुड आंसर के लिए जरूरी है कि आपके पास पहले तो डायमेंशन क्लियर हो उस प्रश्न का, और उसके लिए जरूरी है कि वो टॉपिक क्लियर हो आपके पास, वो जो टॉपिक आपने पढ़ा है। तो हमने देख लिया कि क्या समस्याएं थी और उन समस्या का कैसे समाधान दिया गया है। अब जहां से बनकर वहां शुरू कर दीजिए आप इंट्रोडक्शन पंचायती राज का। एक लाइन में लिखवा देता हूँ आपको, लिख लीजिए। इसके अलावा भी आपके पास 10 उपाय हैं, आपके सामने है बोर्ड पर, जहां से शुरू करना चाहो वहां से शुरू कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम फैक्ट की बात करेंगे कि नहीं, इसको तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में शामिल किया गया था, और इसमें क्या है इसमें ये आप देखते हैं कि इसमें जो है 29 विषय दिए गए हैं, 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, और सब्जेक्ट कौन देगा, ये सब्जेक्ट जो है वो राज्य देगा, यानी कि स्टेट देगा, है ना। और पंचायती राज जो है इसका विस्तार कहाँ किया गया, इसका विस्तार जो है ये किया गया है भाग 9 में, पार्ट 9 में, फ्रॉम आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। मैटर नहीं करता, ठीक है, अच्छी बात है, ये जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये फैक्चुअल डाटा है दोस्तों, तथ्यात्मक है। ये तो आपको सिविल एस्पिरेंट क्या दर्शाएगा, ये तो हर किसी को पता है कि इतनी बातें तो बेसिक बातें, मूल फैक्चुअल बातें। तो आप अपने आप को अलग कैसे कीजिएगा कि हाँ मेरे पास अच्छी समझ है इस विषय की, आप अपने आप को अलग कीजिएगा ये बताकर। देखिए इस व्यवस्था का हर फीचर है यहाँ पर। विकेंद्रीकरण तो आ गया, लोकतंत्र आ गया दोस्तों, राजनीतिक प्रशासनिक दोस्तों, लोकतंत्र का सशक्तिकरण तो आ गया, एम्पावर्स डेमोक्रेसी दोस्तों, यहाँ पर कल्याण का राज्य दोस्तों आ गया, यहाँ पर ये आ गया दोस्तों, यहाँ पर ये आ गया। और सोचेंगे तो और भी कुछ आएगा, ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना सोच रहे हैं चीजों को। ठीक है जी, अब लिखिए दोस्तों इस चीज को, 2-3 लाइन में लिख लीजिए। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप यही इंट्रो कीजिएगा, आप इसके अलावा भी कई सारे इंट्रो कर सकते हैं, आप किसी लाइन से उठा सकते हैं दोस्तों। करने का प्रयास कीजिए। एक लिखिए, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज गांधी के सर्वोदय और भावे के अंत्योदय। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बोर्ड पर लिखे हुए जितने शब्द हैं उन सब से दोस्तों क्या बना रहा हूं, इंट्रो बना रहा हूं। तो आपको कुछ नहीं करना मेरी क्लास में आके, सिर्फ बोर्ड पर जो दिए गए शब्द हैं वही होते हैं की टर्म्स, इन्हें बोलते हैं की टर्म्स। इन की टर्म्स का प्रयोग करके ही आपको क्या बनाने होते हैं, इंट्रो बनाने होते हैं। तो मैंने तो अभी आपसे इसलिए कहा कि यदि आप लोग जुड़ते हैं हमारे साथ मेंस प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में, तो मुझे हेल्प मिलती है, हम लोगों को हेल्प मिलती है आपको तैयार करने में उस तरीके से जैसा आपको होना चाहिए एक एस्पिरेंट के रूप में, सिविल एस्पिरेंट। वरना हर जगह से प्री प्री के लिए ही खेलते रहेंगे आप लोग, क्योंकि इसमें लगभग संस्थान जो है वो प्री पर ही काम करवाते हैं, वो प्री 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 समझ बनाने पर काम दोस्तों नहीं हो पाता है। और जब तक समझ दोस्तों नहीं बनेगी, अगर मान लो प्री क्वालिफाई हो भी गया, जो कि आज के दौर में लगभग असंभव है, क्योंकि आज प्री भी दोस्तों लगभग मेंस का फ्रेम बनाया जा रहा है, मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको ढाला जा रहा है प्री के क्वेश्चंस में। तो जब तक आपका अप्रोच मेंस ओरिएंटेड नहीं होगा, तब तक आज आपका सफलता पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भी जरूरी है कि आप केवल इस बात का वेट ना करें कि लेक्चर आएंगे, कल डलेंगे, परसों डलेंगे, सो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और बहुत हैवी इसमें फीस नहीं ली जाती आप लोगों से। तो कम से कम जो माइंड फ्रेम है, ये माइंड फ्रेम बनना जरूरी है।
मतलब आपकी डिपेंडेंसी मुझ पर या किसी शिक्षक पर नहीं होनी चाहिए। मैं कहाँ तक जाऊंगा, मैं ये सवाल दे रहा हूँ यही आएगा इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन मैं जो फ्रेम आपको दूंगा, मैं जो सोचने का नजरिया आपको दूंगा, उस नजरिए से सवाल कोई भी आएगा आप वो सवाल कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों। उसके बाहर, क्योंकि वो फ्रेम इतना होलिस्टिक होगा, इतना मिच्योर होगा, इतना परिपक्व होगा कि आप किसी भी सवाल को, किसी भी सवाल के दायरे को समझ पाएंगे और उसके उत्तर को लिख पाएंगे दोस्तों आप लोग, जैसे अब ये करने वाले हैं आप लोग। इतने सारे शब्द हमने चर्चा किया, ये सब आपने भी पढ़ा हुआ है, ये थोड़ी कि कहीं अलग से मैं लेकर आया हूं कोई शब्द, बस हमने उसको इस टॉपिक से जोड़ दिया। ये इंटरलिंकिंग दोस्तों बहुत जरूरी है और वही सिखाई जाती है आपको हमारे यहाँ पर। तो आप आइए, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, और फायदा न केवल आपको दोस्तों प्री में मिलेगा, मेंस में मिलेगा, बल्कि उसमें आपको इंटरव्यू में भी मिलेगा। तो ये आप पर है कि आप केवल मॉक मॉक खेलते रहेंगे, एमसीक्यू एमसीक्यू, या फिर आप थोड़ा सा और गंभीर होंगे। गंभीर होने का समय है दोस्तों, अगर सिलेक्शन चाहिए तो अब। तो लिखिए दोस्तों, पंचायती राज, पंचायती राज गांधी के सर्वोदय, पंचायती राज गांधी के सर्वोदय और भावे के अंत्योदय, गांधी के सर्वोदय और भावे के अंत्योदय की संकल्पना पर आधारित विचार है, की संकल्पना पर आधारित विचार है, की संकल्पना पर आधारित विचार है। इंग्लिश वाले लिख लीजिए, इंग्लिश वाले लिखिए, पंचायती राज, पंचायती राज is based on, is based on the concept of सर्वोदया, सर्वोदया of गांधी, सर्वोदया of गांधी and अंत्योदय of भावे, and अंत्योदय on भावे, and अंत्योदय on भावे, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, पंचायती राज, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। पंचायती राज इज एन एग्जांपल ऑफ, पंचायती राज इज एन एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा राजनीतिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, जिसके द्वारा राजनीतिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया गया, इसके द्वारा राजनीतिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया गया, which ensures political, which ensures political and administrative decentralization, और इसके द्वारा, और इसके द्वारा संघात्मक व्यवस्था का विस्तार किया गया, और इसके द्वारा संघात्मक व्यवस्था का विस्तार किया गया, and it also expands federal system, इसके द्वारा संघात्मक व्यवस्था का विस्तार किया गया, and it also expands, and it also expands federal system by introducing, by introducing third tier of government, by introducing third tier of government, by introducing third tier of government। अब उसमें पैरा चेंज कर दीजिए, दो तीन लाइन हो गई। अब इस लाइन को उसमें पढ़िए आप लोग, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि लगभग आपने व्यवस्था की हर बात को उसमें बता दिया है। संघात्मक भी आ गई, लोकतंत्र भी आ गया, विकेंद्रीकरण भी आ गया, गांधी भी आ गया, भावे भी आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों? पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन भी आ गया, यही चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखिए, इसने, इसने कल्याणकारी राज्यों के, इसने कल्याणकारी राज्यों के उद्देश्यों को पूरा किया। इट ऑल्सो फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, इट ऑल्सो इट ऑल्सो फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, इसने कल्याणकारी राज्यों के उद्देश्यों को पूरा किया।
कैसे किया बताओ, यहां से आम जनता की सहभागिता से, बाय द इंक्लूजन ऑफ या पार्टिसिपेशन ऑफ, बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ, by the participation of common people, by the participation of common people to the government, सरकार में आम जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करके, सरकार या शासन में आम जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करके, ये किया दोस्तों। और कुछ लिखना है इसमें से, और लिख लीजिए। एंड बाय दिस इट ऑल्सो स्ट्रेंथन और empowers, it also strengthen or empowers the concept of democracy. It also strengthen the concept of democracy. और इसके माध्यम से लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, और इसके माध्यम से लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। अब ये जो लिखा है आपने ना, ये यूनिवर्सल है दोस्तों, सार्वभौमिक इंट्रोडक्शन है ये। मतलब पंचायत आएगा, जिस भी परिप्रेक्ष्य में सवाल दोस्तों आए, किसी भी परिप्रेक्ष्य में सवाल आएगा, कॉन्टेक्स्ट में आएगा, आप ये लिख सकते हो 2-3 लाइन में, क्योंकि परिचय देना पड़ेगा आपको इसके बारे में। महिलाओं की क्या स्थिति है, वहां पर भी ये आएगा। बस 2 लाइन 3 लाइन के बाद क्या होगा, डायरेक्शन महिलाओं की तरफ चला जाएगा, लेकिन 2-3 लाइन ये आएंगी, क्योंकि ये पृष्ठभूमि है इसकी, ये बैकग्राउंड है जिसमें ये आया था दोस्तों। क्लियर है जी ये चीज। अब इसके बाद दोस्तों आप डालना चाहें पैरा चेंज करके तो लिख दीजिए, इसको संविधान के भाग 9 में, इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से शामिल किया गया। ये संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 तक विस्तारित किया गया है। इसको 29 विषय दिए गए हैं। लो दोस्तों, हो गया आपका फैक्ट भी आ गया, इसकी आपको जो तथ्य है वो भी आ गया इस टॉपिक में। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा हर टॉपिक में। और जीएस पेपर 2 दोस्तों आपके लिए सबसे कंफर्टेबल जोन होगा, तो जरूरी है कि आप इस बात को गहराई से समझें दोस्तों, है ना। ये सब सेशन जो है इट इज नॉट सतही दोस्तों, और जो आप दोस्तों मॉक करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, उसका रिलेवेंस है, लेकिन जरूरी है कि आपकी समझ और गहरी हो, दोस्तों किसमें, इस या हर टॉपिक में, ठीक है। तो ये है दोस्तों इसकी फिलॉसफी जिसके चलते ये आया था, ठीक है जी। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पक्ष की। तो देखिए जो पंचायती राज है, इसका शुरुआत जो है ये तो खैर कॉलोनियल पीरियड से चला आ रहा है। जब आप लॉर्ड रिपन की बात करते हैं दोस्तों, आप जब देखते हैं कि वो 1687 में जो है, तो रिपन से पहले दोस्तों, उसके पहले आप देखिए 1687 में आपने देखा था कि पहली बार मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई अंग्रेजों के द्वारा, तो वहां से इसकी उत्पत्ति दिखती है आप लोगों को। तो इसका इतिहास बहुत लंबा है। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न, या अगर हम तो बात करें अपने इंडिपेंडेंस इंडिया की बात की, स्वतंत्र भारत की बात करें, तो इस विषय को लेकर हमारी संविधान सभा में 2 मत बटे हुए थे, मतलब 2 वर्ग थे। एक वर्ग चाहता था संविधान सभा का कि ये जो पंचायती राज है, ये जो इतना अच्छा प्रावधान करता है, ये जब इतनी चीजों को आगे बढ़ाता है, इसको तुरंत लागू होने के साथ लागू हो जाना चाहिए, मतलब संविधान के लागू होने के साथ क्या हो जाए, लागू हो जाए। और इस धड़े का नेतृत्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, जिनका मानना था कि पंचायती राज जो है ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है विकेंद्रीकरण का या फिर डिसेंट्रलाइजेशन का, और इसको लागू करने के साथ ही संविधान के इसको लागू कर दिया जाना चाहिए। लेकिन तो एक धड़ा ऐसा भी था, एक ग्रुप ऐसा भी था संविधान सभा का जिसका मानना ये था कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जातिवाद को, ये कास्टिज्म को बहुत प्रमोट करता है, इसमें कूट कूट कर जातिवाद भरा होता है। और इस धड़े के नेता थे डॉक्टर अंबेडकर। तो अंबेडकर साहब का मानना था कि लागू नहीं होना चाहिए, नेहरू जी का मानना था कि लागू होना चाहिए दोस्तों। तो दोनों जो है इनका मानना था अलग अलग, एक का मानना था लागू हो, एक का मानना था लागू ना हो। तो अंबेडकर साहब अपनी जगह सही बात कर रहे थे। आपको पता है दोस्तों कि सबसे अधिक अगर जातिवाद होता है भारत में, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में वो कौन से चुनाव है जिनमें सबसे अधिक कास्टिज्म चलता है, तो वो दोस्तों कौन से हैं, वो यही लोकल गवर्नमेंट के चुनाव है, वही पंचायत, वही नगर पालिका के चुनाव है, जहां पर भयंकर जातिवाद चलता है। तो अंबेडकर साहब गलत नहीं थे दोस्तों। तो अंबेडकर साहब की बात अपनी जगह थी दोस्तों, नेहरू की बात अपनी जगह थी। तब क्या किया जाए, विवाद हो गया, उसमें डिस्प्यूट हो गया। तो इस डिस्प्यूट का समाधान दोस्तों किया किसने, के संथानम साहब ने। के संथानम साहब ने कहा कि डिस्प्यूट मत कीजिए, आइए कुछ समाधान निकालते हैं इसका। नेहरू जी क्या चाहिए आपको,
वो बोले कि संविधान में तो होना चाहिए यार, संविधान अच्छा प्रावधान है, विकेंद्रीकरण की बात करता है, डिसेंट्रलाइजेशन है, चीजें अच्छी हैं, लोकतंत्र को मजबूत करेगा, आम जनता को सशक्त करेगा, अच्छा प्रावधान है, लागू होना चाहिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं, लो आपकी बात मान लेते हैं, ये लो, ये लो आर्टिकल 40, खुश, ये लो मैंने डाल दिया आर्टिकल 40 में, ठीक है, संविधान में है आपका प्रावधान जो आप चाहते हो। नेहरू जी बोले ठीक है, खुश, मैं खुश। फिर बुलाया दोस्तों अम्बेडकर जी को कि अम्बेडकर जी आप क्या चाहते हैं? बोले ये नहीं होना चाहिए, गलत चीज है ये बिल्कुल जातिवाद को बढ़ावा देती है, काजम को बढ़ावा देती है। बोला एकदम सही बात है अम्बेडकर साहब, मैं एग्री, आई एम एग्री विद यू। उनके साथ उनकी तरफ, इनके साथ इनकी तरफ दोस्तों। बोले कि क्या चीज नहीं होना चाहिए ना, तो देखो ना कहाँ है, देखो ना कहाँ डाला है मैंने, डीपीएसपी में, विच इज नॉट इन्फोर्सेबल। वो भाग जो किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, दैट पार्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। जो भाग किसी भी न्यायालय द्वारा, क्या नहीं दोस्तों, जो भाग किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, हमने इसको वहां डाला है, काहे टेंशन ले रहे हैं आप, खत्म। अम्बेडकर वॉज ऑल्सो हैप्पी, ठीक है। और संतान साहब ने कहा कि देखिए अभी हम इस पर बहस नहीं करते हैं, आगे आने वाली सरकारें, आगे आने वाला समाज, सोसाइटी जब परिपक्व होगी, जब मेच्योर होगी, जब उसे लगेगा कि इस प्रावधान को बाहर निकालना है डीपीएसपी से, तो तब की सरकारें इसको अपने आप निकाल लेंगी, हम इसमें मगजमारी नहीं करेंगे, ठीक है साहब। और आगे आने वाली सरकार जो है दोस्तों, वो सक्षम कब हुई? तो वो दोस्तों सक्षम हुई 73rd संविधान संशोधन किया 1992 में, और इसको उसको क्या कर लिया, इसको बाहर निकाल लिया शेड्यूल 11 के रूप में, भाग 9 के रूप में दोस्तों। आगे सरकार सक्षम हुई और क्या किया, 73rd संशोधन किया 1992 में, उसको बाहर निकाल लिया, भाग शेड्यूल 11 भाग 9 के रूप में आपको दे दिया गया। लेकिन सुन, नेहरू जी का मानना फिर भी ये था, उस समय की बात है जब, ठीक है 40 आर्टिकल में है, डीपीएसपी में सारी जगह अपनी सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन सुन नेहरू जी का मानना था कि ठीक है आपने करवा लिया, अच्छी बात है, लेकिन नेहरू जी ने अपने स्तर पर राज्यों को ये बात कहना शुरू किया कि भाई देखिए ये जो प्रावधान है पंचायती राज का, ये अच्छा है, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, इट प्रमोट्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर जो लोगों की सहभागिता है उसको हम और मजबूत कर सकते हैं, और सशक्त कर सकते हैं, और एम्पावर कर सकते हैं। तो जरूरत है हमें क्या करने की, जरूरत है हमें इसको प्रमोट करने की। और इसी क्रम में दोस्तों नेहरू जी ने कुछ कमिटीज का गठन किया। जैसे दोस्तों नेहरू ने क्या किया, नेहरू जी ने एक समिति बनाई दोस्तों इसको लेकर। सबसे पहली जो समिति बनी थी तो पंचायती राज को लेकर, तो वो बनाई थी 1957 में, और वो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों। कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। तो ये आई थी 1957 में। और सब बलवंत राय जी को कहा गया कि भाई देखिए, चेक कीजिए कैसा प्रावधान है, ये बेनिफिशियल है नहीं है, क्या फायदा होगा इससे समाज को। और सब बलवंत राय साहब ने रिकमेंडेशन दिया अपना, और बताया कि भाई ये बहुत यूजफुल है, ये बड़ा शानदार प्रावधान होगा, लेकिन पंचायतें जो है वो 3 स्तर की होनी चाहिए, ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक समिति हो, और जिला परिषद हो। और ये लोगों की सहभागिता को क्या करेगी, सुनिश्चित करेगी, इट विल इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट सिस्टम। तो ये अच्छा प्रावधान है। तो जब दोस्तों कमिटीज ने कहना शुरू किया कि प्रावधान बड़ा अच्छा है दोस्तों, तो नेहरू जी वॉज वेरी हैप्पी, और उन्होंने कहा, उन्होंने प्रमोट किया इस चीज को कि देखिए मैं आपसे कह रहा था कि ये प्रावधान अच्छा है, तो आपको इसको अप्लाई करना चाहिए। देखिए कमिटीज जो है वो भी यही बात कह रही हैं, कमिटीज जो है वो भी यही बात कह रही है कि ये प्रावधान अच्छा है, तो लागू किया जाए इसको। ठीक है, संविधान में हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे, लेकिन आप इसको अपने स्तर पर लागू करने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों जो सबसे पहला राज्य प्रभावित हुआ नेहरू जी की उस बात से, या इस प्रावधान से दोस्तों, पंचायती राज से, लोकल गवर्नमेंट से, वो था दोस्तों राजस्थान। दोस्तों राजस्थान जो है, इसने अपने नागौर जिले, दोस्तों कौन सा जिला है, नागौर डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायती राज बनाया। क्या बनाया दोस्तों? पहला बनाया पंचायती राज। किसने? राजस्थान ने बनाया, अपने नागौर जिले में, नागौर डिस्ट्रिक्ट है उसका, वहां पर। फिर दोस्तों 11 अक्टूबर को महबूब नगर में उसको बनाया गया, आंध्र प्रदेश के। और आप देखिए दोस्तों नेहरू का प्रभाव और इस प्रावधान की अच्छाइयां, जो बेहतर प्रावधान बताया जा रहा था लोगों को सशक्त करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, दोस्तों 1962 61 62 तक दोस्तों आते आते भारत का लगभग, दोस्तों भारत का लगभग 95% एरिया जो है ये आ चुका था पंचायती राज दोस्तों। तो लगभग 95% एरिया जो है ये आ चुका था पंचायती राज के अंडर 1962-61 तक। लेकिन दोस्तों आगे चलकर इसमें क्या हुआ, सडन डिक्लाइन होना शुरू हो गया, गिरावट आना शुरू हो गई।
अब गिरावट क्यों आई, तो कुछ कमिटीज और बनाएगी चेक करने के लिए कि भाई गिरावट क्यों आ रही है, चेक किया जाए इसको। तो एक कमेटी और बनी दोस्तों, वो थी सादिक अली समिति दोस्तों। तो वो थी सादिक अली समिति या सादिक अली कमेटी। तो ये बनी थी 1964 में। और इस कमेटी ने तो वही बात कही जिसका अंबेडकर साहब को डर था। क्या बात कही कि जो गिरावट आ रही है उसमें पंचायती राज में जो डिक्लाइन आ रहा है, उसका जो मूल कारण है वो क्या है, उसका मूल कारण है जातिवाद। क्या है, कास्टिज्म, अशिक्षा, ये इलिटरेसी है, जातिवाद है, ये मूल कारण है गिरावट का, जैसा कि अंबेडकर को अंदेशा था पहले से ही। तो फिर दोस्तों समय समय पर और कमिटीज का गठन किया गया सुझाव लेने के लिए। जैसे इसके बाद उसमें कमेटी और बनती है जिसका नाम था दोस्तों अशोक मेहता समिति दोस्तों, अशोक मेहता समिति। और तो ये बनी थी आप लोगों की 1977 में दोस्तों। दोस्तों अशोक मेहता समिति की कुछ यूनिक रिकमेंडेशंस हैं। ये जो कमेटी जो थी, जो समिति थी, इसकी कुछ यूनिक रिकमेंडेशंस है, थोड़ी हटके थी इसकी रिकमेंडेशंस। मतलब सर, मतलब दोस्तों ये कि ये भाई साहब जो हैं इन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज होगा ये 2 स्तरीय होना चाहिए। यहाँ पर 3 स्तर की बात की गई थी, ये कह रहे थे कि 2 स्तर का होना चाहिए, 2 टियर ऑफ पंचायत होना चाहिए। पहला होना चाहिए मंडल पंचायत, जो फर्स्ट लेवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए दोस्तों कौन सा, मंडल पंचायत। 15 से 20 गांव होंगे इसमें। और दूसरा जो लेवल होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा जिला परिषद। वो कौन सा होगा, जिला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दोस्तों, जिला परिषद होगा। तो ये 2 पंचायतों की बात करने वाले, 2 टियर की बात करने वाले थे, 2 टियर की होनी चाहिए। एक दोस्तों ये सिफारिश थी इनकी अशोक मेहता की। दोस्तों एक सिफारिश और थी कि 4 साल का कार्यकाल होना चाहिए। ये दोस्तों न्याय पंचायत की बात भी करते हैं कि न्याय पंचायतें होनी चाहिए, न्याय पंचायत जो है ये भी होनी चाहिए दोस्तों, न्याय पंचायत भी होनी चाहिए। ये कुछ अशोक समिति की सिफारिशें थी। फिर दोस्तों इसी क्रम में आगे एक समिति और बनती है, उसका नाम था CH हनुमंथराव समिति। तो अगली समिति जो थी वो थी CH हनुमंथा राव कमेटी दोस्तों, 1982 में बनी थी। फिर दूसरी कमेटी और बनी थी GV राव कमेटी, 85 में बनी थी। तो एक और बनी थी आपकी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, ये बनी थी 1986 में दोस्तों। तो एक कमेटी और बनी थी जो थी PK थुंगन कमेटी। ये दोस्तों कई बार पूछता है, सीक्वेंस को पूछता है, क्रम पूछता है आप लोगों को, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। PK थुंगन कमेटी दोस्तों, मैं सवाल करवाऊंगा आप लोगों को अभी अगर टाइम हमारे पास बचेगा तो, कि सवाल किस प्रकार से आते हैं पंचायती राज पर। दोस्तों PK थुंगन कमेटी तो बनी थी 1989 में। और दोस्तों PK थुंगन समिति जो है इसकी सिफारिशों को तत्कालीन सरकार ने मान लिया था। और दोस्तों उस समय सरकार थी किसकी, उस समय सरकार थी राजीव गांधी की दोस्तों। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिनको अभी बोफोर्स घोटाले में रिहा वो किया गया है कि भाई कोई मतलब कोई प्रूफ नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ था। बोफोर्स घोटाला तो हुआ ही नहीं था। मनमोहन सिंह क्लीन चिट, राजीव गांधी तो क्लीन चिट, कोई घोटाला तो हुआ ही नहीं था। और इन घोटालों के नाम पर इनकी सत्ता चली गई थी, चाहे इनकी हो चाहे तो मनमोहन सिंह साहब को जाना पड़ा। और बेदाग दोस्तों, बेदाग बाहर निकले ये लोग। तो कई बार इस प्रकार से प्रोपेगेंडा सेट किए जाते हैं जिन प्रोपेगेंडास के चलते अच्छे नेताओं को, अच्छे शासन को हटाने का प्रयास किया जाता है और सफल भी हो जाते हैं उसको कुछ ऐसे लोग। और उसके बाद जो ऐसे लोग शासन पैदा स्थापित करते हैं वो शासन आम जनता के लिए दूभर हो जाता है, उसमें जीना और मरना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए जरूरी है कि जनता सतर्क रहे, जनता सावधान रहे, जनता तार्किक हो दोस्तों, रेशनल हो जनता, क्योंकि उसी का भविष्य स्टेक पर लगा होता है। दोस्तों चलिए PK थुंगन दोस्तों कमेटी जो थी दोस्तों ये आई थी 1989 में। और दोस्तों इसकी सिफारिशों को राजीव गांधी सरकार ने मान लिया दोस्तों। ये अभी करंट अफेयर में आया था बोफोर्स वाला, तब मेरे को याद था। और दोस्तों राजीव गांधी साहब ने क्या किया, दोस्तों राजीव गांधी साहब ने इस सिफारिश को मानते हुए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए लेकर आए 64th संविधान संशोधन बिल 1989 में। तो पहली बार दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए जो बिल लाया गया था वो 73rd नहीं था,
वो 73वां तो नहीं था, वो था 64वां दोस्तों। और ये सवाल भी बीपीएससी प्री में पूछा गया था कि वो कौन सा बिल था जो 73 का पूर्ववर्ती था, तो वो 64 था दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसे पारित करा पाते, इसके पहले इनकी सरकार गिर गई दोस्तों, तो ये पारित नहीं हो पाया, तो ये बिल जो था ये क्या हो गया, ये लैप्स हो गया, ये खत्म हो गया दोस्तों। इसके बाद फिर इसको लाया गया, फिर कोशिश की कि वीपी सिंह की सरकार के द्वारा, वो नहीं पारित करवा पाए दोस्तों, वो तो खुद की सरकार नहीं बचा पाए, पारित कहाँ से ऐसे करवाएंगे। फिर दोस्तों आप देखते हैं कि आगे चलकर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है वो ये समझ चुके थे कि इस बिल को अगर पास कराना है पंचायत राज के, तो सभी दलों की सहमति लेना जरूरी है, सभी जितने दल हैं उन सभी दलों की जो सहमति है, कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। बिना सहमति के इसको पास नहीं कराया जा सकता। और इसीलिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, नरसिम्हा राव साहब ने नाथूलाल मिर्धा जो है, नाथूलाल मिर्धा की अध्यक्षता में, नाथूलाल मिर्धा नाथूलाल मिर्धा की अध्यक्षता में दोस्तों बनाई एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, या एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई। क्या बनाई, एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई, या फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, और उसका हेड बनाया नाथूलाल मिर्धा को। और इस कमेटी में सारे मेंबर्स थे, सभी दलों के मेंबर्स थे, और उनसे कहा गया कि भाई जो जो काटना छांटना है आपको इस बिल में से हटाओ, सुझाव दीजिए, कुछ अच्छे इंप्लीमेंट कीजिए, उसको पारित करवाइए, काहे रोक रहे हैं इसको। जनता को मजबूत करता है, ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। और दोस्तों फाइनली इसे फिर पारित किया गया। इसको लाया गया था कैसे दोस्तों, इसको लाया गया वही 73rd अमेंडमेंट बिल के रूप में 1992 में, जिसको सभी दलों के द्वारा सहमति दे दी गई। ये बिल दोनों सदनों से पास हो गया। और दोस्तों इस बिल को 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी दोस्तों। 20 अप्रैल 1993 को, यानी कि 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस बिल को अपनी सहमति दे दी। और दोस्तों आगे चलकर 4 दिन बाद, मतलब 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू भी कर दिया गया, इसे लागू भी कर दिया गया, इसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया दोस्तों। और इसीलिए हम लोग हर साल 24 अप्रैल को मनाते हैं क्या, हर साल हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों, हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस, या फिर नेशनल पंचायत डे, नेशनल पंचायत डे। कहीं से कहीं तक तुम्हें कोई बात रटनी पड़ रही है दोस्तों, नहीं रटनी पड़ रही। यही है सिविल सेवा की तैयारी करने का सही तरीका। समझेंगे आप, समझिए उसकी उसकी जो सेंसिटिविटी, उसकी जो संवेदना, उसको समझेंगे आप, तब लिख पाएंगे आप मेंस में दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज को। दोस्तों वही बताऊंगा मैं आप लोगों से कि अभी सेल चल रही है 15 अगस्त तक, अभी ज्वाइन कर लें चीज़ों को। मेंस जुड़ना है, सीधा बात कीजिए, सर मेंस में लेना हमको एडमिशन, तो मेंस में आ जाइए। लगता है फाउंडेशन तैयार है तो अच्छी बात है, तो मेंस उसमें ले लीजिए। लगता है प्री का क्रैश कोर्स चाहिए, तो प्री का क्रैश मैं तो आपको हर जगह मिलूंगा। ठीक है, तो उसमें आप आ सकते हैं। और वेद लाइव कोड का यूज करें टू गेट माई मेंटरशिप। अगर आपको लगता है कि सर आपकी मेंटरशिप में ही रहना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कैसे फ्रेम करना है, कैसे डायग्राम बनाने हैं, कैसे फ्लोचार्ट बनाने हैं, कैसा कैसा कंक्लूजन होगा, कैसा निष्कर्ष होगा, कैसा परिचय होगा, ये सब तो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। और एक नहीं, 10-10 परिचय सिखाऊंगा आपको। अब वो आपके हाथ में है कि आप किस परिचय को यूज करना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं अपनी ओर से आपको इतने परिचय, डायग्राम, फ्लोचार्ट दूंगा कि ये आप पे रहेगा कि सर अब तो कंटेंट की कमी तो आपके पास नहीं रहेगी। ठीक है, ये चीज। तो 15 अगस्त लास्ट डेट, उसमें सेल की ध्यान रखिएगा, वो आप ही के लिए बोल रहा हूँ मैं। दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को क्या बनाया दोस्तों, इसको लागू किया गया। और इसी तारीख को हम इसलिए क्या बनाते हैं दोस्तों, हर साल मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस, या फिर नेशनल पंचायत डे। लिख लीजिए फटाफट से इस चीज को, लिखिए।
तो लिख लिया आप लोगों ने सारी बातें? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें आपने कर ली हैं। अब हम बात करते हैं इसके फैक्चुअल कंटेंट पर। तो फिलोसफी पर सारी बातें आपने कर ली हैं, अब हम बात करते हैं इसके फैक्चुअल कंटेंट पर। तो दोस्तों इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो आपने कहा कि सर भाग 9 में दिया गया है ये। इट इज गिवन इन पार्ट 9 फ्रॉम आर्टिकल 243 से 243 ओ। तो ये दोस्तों अब बात करते हैं हर एक आर्टिकल की कि आर्टिकल्स में क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों जो आर्टिकल है, अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ पीडीएफ पर ही। तो सबसे पहला जो आर्टिकल वो कौन सा है? तो वो है आप लोगों का, देखिए ये रहा, पंचायती राज दोस्तों। और यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले तो ये फ्रेम बनाइए, इस फ्रेम को बना लीजिए, दिख रहा होगा आपको, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ पर है सबसे पहला पंचायती राज से संबंधित समितियां, ये आपने कर लिया है, डिफरेंट कमिटीज दोस्तों। दोस्तों उसके बाद है 243 क्लॉज ए, आर्टिकल 243 क्लॉज ए, और जो हिंदी वाले हैं वो डाल देंगे क। तो फिर है 243 क्लॉज बी, 243 क्लॉज सी, 243 क्लॉज डी, 243 क्लॉज ई, 243 क्लॉज एफ। देखिए पहले आप लोग इस चीज को, फिर मैं बताऊंगा ये आर्टिकल क्या कहता है। दिख रहा है आप लोगों को? दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है, बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो पहला तो समितियां हैं, आपने लिख लिया अभी सारी समितियां, बलवंत राय, उसके बाद सादिक अली, अशोक मेहता, सी एच हनुमंथा राव, जी वी के राव, लक्ष्मण सिंह भी, और उसके बाद बी के तुंगा समिति। दोस्तों ये है ग्राम सभा। जो हिंदी वाले हैं वो भी ग्राम सभा दोस्तों, और जो इंग्लिश वाले हैं वो भी इसको लिखिए ग्राम सभा ही लिखिए, ग्राम सभा। दूसरा दोस्तों 243 क्लॉज बी में दिया गया पंचायतों के स्तर, लेवल ऑफ पंचायत। लिख लीजिए इंग्लिश वाले, लेवल ऑफ पंचायत या पंचायतों के स्तर। ये है दोस्तों पंचायतों के स्तर या लेवल ऑफ पंचायत। फिर दोस्तों पंचायतों की संरचना, फिर दोस्तों पंचायतों की संरचना या फिर कंपोजिशन ऑफ पंचायत, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, कंपोजिशन ऑफ पंचायत या पंचायतों की संरचना। फिर दोस्तों पंचायतों के में आरक्षण, रिजर्वेशन इन पंचायत, रिजर्वेशन इन पंचायत, रिजर्वेशन इन पंचायत। फिर दोस्तों आगे दिया गया पंचायतों का कार्यकाल यानी कि टर्म ऑफ पंचायत, ई में दिया गया है 243 ई में है पंचायतों का कार्यकाल या फिर टर्म ऑफ पंचायत दोस्तों, टर्म ऑफ पंचायत, कार्यकाल कितना होता है वो देखेंगे। फिर दोस्तों अंतिम में दिया गया अर्हता या फिर एलिजिबिलिटीज की क्या क्या अर्हताएं होती हैं। वैसे वहां दोस्तों निर्भरताएं दिया होना चाहिए, वो अर्हता लिखा हुआ है। और तो इसके बाद लिख लीजिए आगे, आगे लिखना है आप लोगों को यहाँ दोस्तों पंचायतों के उत्तरदायित्व दोस्तों, पंचायतों के उत्तरदायित्व में डाल दीजिए आर्टिकल 243 जी। फिर पंचायतों के वित्त है इसमें 243 एच कॉमा आई कॉमा जे डाल दीजिएगा। पंचायत के चुनाव जो है दोस्तों, इलेक्शन ऑफ पंचायत 243 के कॉमा ओ डाल दीजिएगा। तो पंचायतों का संघ राज्यों के पर लागू होना 243 क्लॉज एल में दिया गया है। कुछ क्षेत्रों पर पंचायतों का ना होना दोस्तों 243 एम में दिया गया है। और दोस्तों वर्तमान विधियों के साथ पंचायत का होना दोस्तों ये दिया गया 243 क्लॉज एन में। तो लिख लीजिए इंग्लिश वाले भी, यहाँ पर है पंचायतों के उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। ये है पंचायत के वित्त दोस्तों यानी कि फाइनेंस इन पंचायत। इसमें तीन बातों बताऊंगा मैं आप लोगों को अभी समझाते वक्त। तो फिर है पंचायत के चुनाव यानी कि इलेक्शंस ऑफ पंचायत दोस्तों, ये इलेक्शंस ऑफ पंचायत। फिर दोस्तों पंचायतों का संघ राज्य क्षेत्रों पर होना यानी कि एप्लीकेशन ऑफ पंचायत ऑन यूनियन टेरिटरीज, एप्लीकेशन ऑफ पंचायत, एप्लीकेशन ऑफ पंचायत ऑन यूनियन टेरिटरीज, ये दिया गया है आर्टिकल 243 क्लॉज एल में। और कुछ क्षेत्रों पर पंचायतों का ना होना, इसको लिख लीजिए नॉन एप्लीकेशन ऑफ पंचायत ऑन सम एरियाज, नॉन एप्लीकेशन ऑफ पंचायत ऑन सम एरियाज। और तो लास्ट में है कंटिन्यूएंसी ऑफ पंचायती राज, कंटिन्यूएंसी ऑफ पंचायती राज along with existing laws, continuancy of पंचायती राज, continuancy of पंचायती राज along with existing laws, या पंचायती राज का वर्तमान विधियों के साथ होना, पंचायती राज का वर्तमान विधियों के साथ होना। तो ये दोस्तों दिए गए हैं आर्टिकल्स। आप सब फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या आर्टिकल्स बोल रहे हैं आपसे। दोस्तों आर्टिकल 243 क्लॉज ए, पहला कौन सा है? 243 क्लॉज ए है। और उसमें दिया गया क्या? उसमें तो दिया गया ग्राम सभा। तो ये बताइए दोस्तों ग्राम सभा क्या होती है? तो ग्राम सभा जो है ये क्या है? ये निर्वाचक मंडल है दोस्तों, ये इलेक्टोरल कॉलेज दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों?
दोस्तों 1 सेकंड दीजिएगा। दोस्तों 1 सेकंड दीजिएगा मेरे को आप लोग। दोस्तों 1 सेकंड दीजिएगा। आप लोग लिखिए तब तक इसको। सॉरी दोस्तों, आपको वेट करना पड़ा थोड़ा सा। तो दोस्तों आइए फटाफट से ग्राम सभा। दोस्तों ग्राम सभा, दोस्तों ग्राम सभा की बात करते हैं। एक्चुअली दोस्तों हुआ ये है ना कि थोड़ा सा लाइट का थोड़ा इशू चल रहा था, और उसके चक्कर में वो एक जो व्यक्ति हैं वो देखने आए हुए थे, उसी को मैं इग्नोर नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने ही बुलाया था, और इस समय आएंगे तो ऐसा मुझे अंदाजा नहीं था। ठीक है, तो चलिए। दोस्तों पहला तो ग्राम सभा है दोस्तों। और ग्राम सभा क्या होती है, तो मैंने आपसे कहा दोस्तों, ये निर्वाचक मंडल है। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज है किसका, दोस्तों ये पंचायती राज का निर्वाचक मंडल है। इसमें कौन होते हैं दोस्तों, तो इसमें
गांव के 18 वर्ष दोस्तों, कितने? 18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के व्यक्ति होते हैं। सभी नहीं होते हैं, ध्यान रखना। सवाल कई बार पूछता है सभी सभी व्यक्ति होते हैं, सभी सदस्य होते हैं, नहीं। 18 वर्ष और उसके उसी ऊपर के सभी व्यक्ति उसमें होते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ दोस्तों, ग्राम सभा जो है ये बनाना राज्य के लिए मैंडेटरी होगा दोस्तों या डिस्क्रिशनरी होगा? ग्राम सभा बनाना राज्य के लिए बाध्यकारी होगा दोस्तों या फिर विवेकाधीन होगा? आपने दोस्तों देखा कि सर पंचायती राज जो है ये, इसको लेकर जो शक्तियां दोस्तों ये किसको दी गई हैं दोस्तों? ये राज्य को दी गई हैं। और राज्य को कहा गया है कि राज्य तुम जो हो, ये तुम इनको पावर्स दोगे, तुम इन्हें विषय दोगे, तुम इन्हें शक्तियां दोगे, मतलब तुम इन्हें विषय दोगे। और तुम जो राज्य है वो पंचायतों को 29 सब्जेक्ट्स तक दे सकता है, और जो नगर पालिकाएं हैं इन्हें जो राज्य है वो 18 विषय तक दे सकता है। तो ऐसे दोस्तों कुछ विषय ऐसे कुछ शक्तियां ऐसी दी गई हैं राज्य को, जिसको लेकर कहा गया कि राज्य को वो देना ही देना है। मतलब राज्य के लिए उसके पास, राज्य के पास विवेकाधीन शक्ति नहीं है, स्टेट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, राज्य को वो काम करना ही करना है। लेकिन दोस्तों कुछ शक्तियां जो हैं वो राज्य के ऊपर छोड़ी गई हैं कि राज्य देना चाहे तो दे, न देना चाहे तो ना दे, मतलब बनाना चाहे तो बनाए, ना बनाना चाहे तो ना बनाए। कुछ राज्य की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं या फिर विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ग्राम सभा है दोस्तों, इस ग्राम सभा को बनाना राज्य की कैसी शक्ति होगा दोस्तों? ये राज्य की दोस्तों क्या शक्ति है? तो ग्राम सभा बनाना दोस्तों राज्य के लिए मैंडेटरी है दोस्तों, क्या है? बाध्यकारी है दोस्तों। ये नहीं बनाएगा तो चुनाव कौन करवाएगा? चुनाव कैसे होगा? वोट कौन डालेगा? तो इसमें ये क्या है? ये बाध्यकारी है। तो पहला उसमें क्या है? पहला है आपका आर्टिकल 243 ए जो कहता है ग्राम सभा दोस्तों, ये है आपका दोस्तों ग्राम सभा। दूसरा आर्टिकल कौन सा है? तो ये क्या है? निर्वाचक मंडल है। इसमें गांव, एक गांव भी हो सकता है दोस्तों, एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं, और उनके 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। दूसरा है आर्टिकल 243 क्लॉज बी, जिसमें दिया गया है पंचायतों का स्तर, लेवल ऑफ पंचायत। आपने लिख लिया होगा वो फॉर्मेट, उसी बेस पे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो उसमें ये लेवल ऑफ पंचायत है। तो कितने लेवल तो पंचायतों के हैं? तो 3 स्तर पंचायत के हैं। कौन कौन से हैं? एक है दोस्तों ग्राम पंचायत, एक है ब्लॉक समिति, और उसमें एक कौन सा है? एक है जिला परिषद, ठीक है। और ये तीनों स्तर बनाना राज्य के लिए क्या है दोस्तों? ये तीनों स्तर बनाना राज्य के लिए बाध्यकारी है, यानी कि मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पर एक नोट डाली दोस्तों, यहाँ पर एक नोट डाल लीजिए और उस नोट में लिख लीजिए, तो यहाँ पर एक नोट डालिए, उस नोट में लिखिए, जिन राज्यों की जनसंख्या, जिन राज्यों की जनसंख्या, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें पंचायतों का मध्य स्तर, ब्रैकेट में डाल दीजिए, ब्लॉक समिति। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें राज्यों का मध्य स्तर मतलब ब्लॉक समिति बनाने की बाध्यता नहीं है। those states having those states having population less than 20 lakhs, those states having population less than 20 lakhs, less than 20 lakhs need not to make मिडिल लेवल ऑफ पंचायत दोस्तों, मिडिल लेवल ऑफ पंचायत दोस्तों, इसको लिखिए फटाफट से, मिडिल लेवल ऑफ पंचायत। those states who are having less than population less than 20 lakhs need not to make, मतलब जिन राज्यों की जनसंख्या, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उन्हें ब्लॉक समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जिनकी ज्यादा जनसंख्या 20 लाख से, वो तो तीनों के तीनों स्तर बनाएंगे, उनके लिए बाध्यता है। दोस्तों अगला जो है वो क्या है दोस्तों? अगला जो है वो है आप लोगों का आर्टिकल 243 क्लॉज सी, जिसमें दिया गया है पंचायतों की संरचना या फिर कंपोजिशन ऑफ पंचायत दोस्तों। और यहाँ कुछ पावर राज्य के लिए बाध्यकारी बनाई गई हैं, कुछ शक्तियां जो है राज्य के लिए विवेकाधीन बनाई गई हैं। जैसे नंबर 1, अगर उसमें राज्य चाहे, चाहे मतलब डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कि विवेकाधीन शक्ति है। अगर राज्य चाहे तो वो ग्राम पंचायत के हेड को ब्लॉक समिति या जिला परिषद की बैठक में जाने का अधिकार दे सकता है। अगर राज्य चाहे तो ग्राम पंचायत के मुखिया को या हेड को ब्लॉक समिति या जिला परिषद की बैठक में जाने का अधिकार दे सकता है, नंबर 1। नंबर 2, यदि राज्य चाहे तो ब्लॉक समिति, अगेन क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर राज्य चाहे तो ब्लॉक समिति के हेड को जिला परिषद की बैठक में जाने का अधिकार दे सकता है। तीसरा है, यदि राज्य चाहे, अगेन क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर है। यदि राज्य चाहे तो लोकसभा के सदस्य को या विधानसभा के मेंबर को, लोकसभा के मेंबर को या विधानसभा के मेंबर को
ब्लॉक समिति या जिला परिषद की बैठक में जाने का अधिकार दे सकता है। ध्यान रखना, ग्राम पंचायत नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इतना स्तर छोटा नहीं होगा इनका कि ग्राम पंचायत में जाके बैठेंगे। तो अगर राज्य चाहे तो लोकसभा के मेंबर को या विधानसभा के मेंबर को ब्लॉक समिति या जिला परिषद की बैठक में जाने का अधिकार दे सकता है। भाई, लोकसभा का वो मेंबर जो इनसे जुड़ा हुआ है, इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसी की बात हो रही है। और वही बात विधानसभा के मेंबर के लिए हो रही है जो उस क्षेत्र से, उस रीजन से जुड़ा हुआ है। अब ये नहीं कि केरला के लोकसभा मेंबर को लाके बैठाया जाएगा बिहार के दरभंगा क्षेत्र में दोस्तों, वहीं के एमएलए को और वहीं के एमपी को। चौथा, अगर राज्य चाहे, अगेन दोस्तों क्या है, डिस्क्रिशनरी है, तो वो राज्यसभा के मेंबर को या विधान परिषद के मेंबर को भी ब्लॉक समिति या जिला परिषद में बैठने का अधिकार या जाने का अधिकार दे सकता है। पांचवा दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर राज्य चाहे, अगेन क्या है, अगेन ये डिस्क्रिशनरी है, अगर राज्य चाहे तो राज्य ग्राम पंचायत के हेड, जिसको हम मुखिया से बोलते हैं ना, वो चश्मा लेके नाच रहा था वो, तो अगर राज्य चाहे तो ग्राम पंचायत जो है उसके जो मुखिया हैं उसके चुनाव, उसके जो चुनाव है दोस्तों, उसके जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, उन्हें राज्य चाहे तो डायरेक्ट करवाए या प्रत्यक्ष करवाए दोस्तों, या राज्य चाहे तो इनडायरेक्ट करवाए। प्रत्यक्ष करवाए दोस्तों। इट इज अप टू द स्टेट। ये दोस्तों किस पर है, ये राज्य पर है। ये राज्य पर है कि मुखिया के चुनाव कैसे करवाने हैं, डायरेक्ट करवाने हैं या दोस्तों इनडायरेक्ट करवाने हैं, प्रत्यक्ष करवाने हैं या दोस्तों अप्रत्यक्ष करवाने हैं। डायरेक्ट चुनाव मतलब क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट चुनाव का मतलब होता है चुनाव जहां पर जनता सीधे जाके वोट डाल कर आती है, जहां पर मैं और आप जाके वोट डाल कर आते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव होते हैं, जहां जनता सीधे जाके वोट डाल के आती है दोस्तों। और इनडायरेक्ट क्या होते हैं? जहां जनता वोट नहीं डालती है, जहां पर जनता के रिप्रेजेंटेटिव वोट डालते हैं। जैसे राज्यसभा का चुनाव है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, तो राज्यसभा है जो राष्ट्रपति का चुनाव है, उसमें मैं या आप वोट नहीं डालते दोस्तों, उसमें कौन वोट डालता है? उसमें रिप्रेजेंटेटिव वोट डालते हैं हमारे। तो वो चुनाव जिनमें जनता सीधे वोट डालती है वो प्रत्यक्ष है। वो चुनाव जहां पर जनता सीधे वोट डालती है वो क्या है? वो अप्रत्यक्ष है या फिर वो इनडायरेक्ट है। तो ये सो किस पे छोड़ा गया? सो ये छोड़ा गया है राज्य पे दोस्तों, कि राज्य ग्राम पंचायत के मुखिया या हेड के चुनाव कैसे करवाए? डायरेक्ट करवाए सो चाहे फिर इनडायरेक्ट करवाए। दोस्तों अगला, अब तक तो यही ये राज्य पे छोड़ा गया दोस्तों, ये राज्य की चाहत पर था, छोड़ा गया था, मतलब डिस्कशन था। अब तो देखिए, ये राज्य के लिए बाध्यकारी है। अगला जो प्रोविजन लिख रहा हूं दोस्तों मैं, वो क्या है? वो तो राज्य के लिए क्या है? बाध्यकारी है, मैंडेटरी है, कि राज्य ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो हेड हैं, ऊपर के जो दो लेवल हैं उनके जो हेड हैं, उनके जो चुनाव होंगे दोस्तों, उनके जो इलेक्शन है, उन्हें तो आपको इनडायरेक्ट ही करवाना है, उन्हें तो आपको अप्रत्यक्ष ही करवाना है। तो लिखिए इसको यहां दोस्तों, यहां पर नहीं ऑप्शन, यहां तो, यहां दोस्तों क्या है, यहां तो आपको अप्रत्यक्ष या फिर इनडायरेक्ट ही करवाना है। देखिए, तो लिखिए दोस्तों आप लोगों ने ये, तो मैंने आपसे कहा कि ग्राम पंचायत का जो हेड है उसके चुनाव तो क्या छोड़े हैं? स्टेट पे छोड़े हैं कि चाहे तो डायरेक्ट करवाओ चाहे तो इनडायरेक्ट करवाओ। लेकिन दोस्तों ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो हेड हैं उनके चुनाव तो इनडायरेक्ट ही होने हैं, प्रावधान किया गया दोस्तों ये। दोस्तों एक बात और लिख लीजिए, छठा सातवां पॉइंट लिख लीजिए, कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद की जो मेंबर है, अब तक हम बात कर रहे थे हेड की, अब से बात कर रहे हैं हम लोग मेंबर की दोस्तों। इनकी जो मेंबर्स है दोस्तों, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो मेंबर हैं, इनके जो चुनाव है दोस्तों, इनके जो इलेक्शन है, इनके जो चुनाव है दोस्तों, वो क्या है? वो तो डायरेक्ट ही होंगे। सो वो कैसे होंगे? सो वो तो डायरेक्ट या फिर प्रत्यक्ष होंगे, मतलब जनता जाके वोट डाल के आएगी दोस्तों। ये भी क्या सो, ये भी मैंडेटरी है दोस्तों, ये भी राज्य के लिए क्या है? मैंडेटरी है। तो लिखिए दोस्तों फटाफट से इन चीजों को। तो ग्राम पंचायत के मुखिया के चुनाव राज्य पे छोड़े गए हैं, चाहे डायरेक्ट करवाए चाहे उसमें इनडायरेक्ट करवाए। ब्लॉक समिति, जिला परिषद के हेड के चुनाव राज्य पर नहीं छोड़े गए हैं दोस्तों, बल्कि उसके लिए बाध्यकारी है कि वो इन चुनावों को कैसे करवाएगा? इनडायरेक्ट ही करवाएगा। और दोस्तों तीनों के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, उनके चुनाव तो डायरेक्ट ही होने दोस्तों। उनके चुनाव कैसे होंगे? उनके चुनाव तो डायरेक्ट ही होने हैं। तो दोस्तों उनके चुनाव तो डायरेक्ट ही होंगे। थोड़ा सा मैं और इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, चलिए। लिख लिया है तो आप लोगों ने, देखिए तीन स्तर होते हैं पंचायतों के। एक सौ कौन सा है? ग्राम पंचायत है।
एक दोस्तों कौन सा है, एक ब्लॉक समिति है दोस्तों, एक है जिला परिषद, ठीक है। इसके भी मेंबर्स हैं, तो इसके ये मेंबर्स होते हैं, दोस्तों इसके भी मेंबर्स होते हैं, इसके भी मेंबर्स हैं दोस्तों, और दोस्तों इसके मेंबर्स हैं। तो ये दोस्तों ये कौन सा दोस्तों, ये है ग्राम पंचायत, ये दोस्तों ब्लॉक समिति है, ये दोस्तों जिला परिषद है, ठीक है जी। अब दोस्तों मैं कह रहा हूं कि इसका एक हेड होता है जिसको हम मुखिया बोलते हैं, तो इसका भी एक हेड होता है, इसका भी एक हेड होता है, और ये दोस्तों इसके मेंबर्स हैं। तो इसके जो चुनाव है, तो ग्राम पंचायत के मुखिया के चुनाव है, ये राज्य पर है कि इसके इलेक्शन चाहे तो राज्य कैसे कराए, दोस्तों डायरेक्ट करवाए या फिर इनडायरेक्ट करवाए, दोस्तों ये राज्य पर छोड़ा गया है। ज्यादातर स्टेट्स जो हैं वो डायरेक्ट ही करवाते हैं, ज्यादातर राज्य जो हैं वो डायरेक्ट या प्रत्यक्ष ही करवाते हैं, ये बात अलग है। लेकिन ये दोस्तों कहाँ है, ये राज्य की शक्ति है, ये राज्य पर छोड़ा गया है कि वो चाहे तो डायरेक्ट करवाए, चाहे दोस्तों इनडायरेक्ट करवाए। इसके हेड के और इसके हेड के चुनाव जो है, इनके इलेक्शन दोस्तों कैसे होंगे, वो तो इनडायरेक्ट ही होंगे, आप वोट डाल के नहीं आएंगे दोस्तों, वो तो अप्रत्यक्ष होंगे। वो कैसे होंगे बताऊंगा मैं अभी आपको, इनडायरेक्ट कैसे होते हैं बताऊंगा मैं आपको। और जो तीनों मेंबर दोस्तों, तीनों लेवल के जो मेंबर हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनके जो मेंबर हैं दोस्तों, इनके जो सदस्य हैं, इनके चुनाव तो दोस्तों कैसे होंगे, इनके मेंबर्स के जो चुनाव दोस्तों, इनके तो डायरेक्ट ही होंगे दोस्तों, प्रत्यक्ष होंगे, मतलब आप जाकर वोट डाल कर आएंगे, इनके चुनाव में भी, इनके चुनाव में भी, और इनके चुनाव में भी। इनके चुनाव राज्य पर हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लेकिन अधिकतर राज्य जो हैं वो क्या कराते हैं, डायरेक्ट करवाते हैं, इसलिए आप जाकर वोट डाल के आते हैं मुखिया के चुनाव में। अगर राज्य चाहे तो वो इनडायरेक्ट कर सकता है इसे दोस्तों, अगर राज्य चाहे तो वो इसे इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष भी कर सकता है। तो फिर दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इनके चुनाव जो है वो तो इनडायरेक्ट होंगे, वो आपका भूमिका नहीं होगी उसमें। अब सवाल ये है कि सर फिर इनके चुनाव कैसे होते हैं इनडायरेक्ट, तो जो मेंबर्स हैं इनके चुनाव तो आप ही कर रहे हैं, मेंबर्स जो हैं इनके चुनाव तो आप ही कर रहे हैं दोस्तों, ये तो क्लियर है। तो मेंबर के चुनाव आपने किए, अब क्या होगा दोस्तों, अब ये मेंबर्स जो हैं ये अपने आप में से किसी एक को चुनेंगे और उसको भेज देंगे, अपना हेड बना देंगे दोस्तों। चुनाव तो हुआ है, लेकिन आपकी भूमिका है दोस्तों इसमें, आपकी भूमिका नहीं है, तो इसलिए क्या है दोस्तों, इनडायरेक्ट है। ठीक इसी प्रकार से मेंबर्स को तो आप चुनकर आ रहे हो, लेकिन ये क्या करेंगे, अपने आप में से किसी एक को चुन लेंगे और क्या बना देंगे, अपना हेड बना देंगे। तो चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन आपकी भूमिका नहीं है दोस्तों, ऐसे ही तो इनडायरेक्ट है। और मान लो कल को ग्राम पंचायत के हेड के चुनाव भी करवाने पड़े, इनडायरेक्ट तो कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे। आप पंचों को चुनकर आओगे, आप मेंबर्स को चुनकर आओगे डायरेक्ट तरीके से, फिर ये क्या करेंगे, ये अपने में से किसी एक को चुन लेंगे क्या, हेड, तो उसके चुनाव भी इनडायरेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से होते हैं चुनाव। क्लियर है बच्चा लोग। तो ये है दोस्तों आप लोगों का ग्राम पंचायत का कंपोजिशन या संरचना, सॉरी पंचायत राज का संरचना, नॉट ओनली ग्राम पंचायत दोस्तों, ये है पंचायत राज की संरचना, ये कंपोजिशन ऑफ पंचायत राज। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दोस्तों आगे बढ़ के देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 243 क्लॉज डी, जिसमें दिया गया है पंचायतों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन पंचायत दोस्तों। और इसके लिए कहा गया है एससी और एसटी जो हैं इनको, और दूसरा जो विमेन्स हैं दोस्तों, जो महिलाएं हैं, इनको आरक्षण देना है, और ये राज्य के लिए क्या है, मैंडेटरी है दोस्तों, बाध्यकारी है। एससी एसटी को देना है उनकी जनसंख्या के अनुपात में, इनको देना है दोस्तों कैसे, उनकी जनसंख्या के अनुपात में देना है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। और दोस्तों जो एस वुमेन्स हैं इनको देना कितना है, इनको देना है 1/3 आरक्षण दोस्तों, ठीक है, इनको देना है 1/3 आरक्षण। ओबीसी जो है दोस्तों, उनको आरक्षण देना या नहीं देना किस पर, ये स्टेट के लिए डिस्क्रिशनरी है या फिर ये विवेकाधीन है, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे ना दें, लेकिन अधिकतर स्टेट जो है दोस्तों वो दे ही देते हैं ओबीसी को भी। तो यहाँ पर ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ दोस्तों एससी एसटी के लिए क्या है आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण जो है ये बाध्यकारी है, राज्य को देना ही देना है, ओबीसी को देना ना देना ये राज्य पे छोड़ा गया, राज्य देना चाहे दे, ना देना चाहे दोस्तों ना दे। क्लियर बच्चा लोग। आर्टिकल 243 दोस्तों, थोड़ा समय की सीमा है दोस्तों मेरे पास भी, क्योंकि आप इसके तुरंत बाद, दोस्तों ई जो है इसमें दिया गया पंचायतों का कार्यकाल, टर्म ऑफ पंचायत दोस्तों। तो कितना कार्यकाल बाबू, टर्म कितना है पंचायत राज का दोस्तों का, 5 साल का कार्यकाल होता है इसका। कितना कार्यकाल है, 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका, नंबर 1। नंबर 2, 5 साल से पहले भी इसे डिसॉल्व किया जा सकता है दोस्तों,
5 साल से पहले भी इसे डिसॉल्व किया सकता है। इसका विघटन जो है दोस्तों, इसका जो डिसोल्यूशन है वो 5 साल पहले भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, हो सकता है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि विघटन कौन करेगा दोस्तों? तो विघटन करता है राज्य यानी कि स्टेट। और अगर विघटन कर दिया गया है 5 साल से पहले, मान लो 2 साल में ही कर दिया गया, तो क्या कंडीशन है? तो कंडीशन ये है कि 2 साल में अगर मान लो समय पूर्व विघटन कर दिया गया है, तो नए चुनाव जो हैं वो 6 माह में नए चुनाव करवाए जाएंगे, तो 6 मंथ्स में नए चुनाव करवाए जाएंगे। और चौथा पॉइंट, जो 6 माह के बाद नई पंचायत आएगी, जो न्यू पंचायत आएगी, ये कब तक के लिए आएगी? तो जो नई पंचायत है दोस्तों, ये आती है फॉर रिमेनिंग टर्म दोस्तों, या फिर केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए। तो इसको लिखिए दोस्तों फटाफट से, लिखिए फटाफट। तो दोस्तों यहाँ तक आपने कर लिया होगा। तो पहला तो आपने क्या कहा? पहला आपने कहा कि सर देखिए, कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है। समय से पहले भी पंचायतों को उसमें विघटित या डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर डिसॉल्व किया जाता है तो जो नई पंचायतें हैं वो आएगी उसमें, पहली बात तो 6 महीने में उसमें नए चुनाव होने चाहिए। और जो नए चुनाव है, उसका जो पंचायत आएगी उसको कब तक के लिए आएगी? वो उसमें आएगी रिमेनिंग टर्म के लिए या फिर बचे हुए कार्यकाल के लिए। ठीक है, तो ये दोस्तों है पंचायत का कार्यकाल। अब उसमें बात करते हैं अगले 243 क्लॉज। सो हो गया आपका ई, हो गया। तो एफ, तो निर्भरताएं दी गई हैं, सो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। और डिस्क्वालिफिकेशन में दिया गया है कि इसमें आपको जो आयु चाहिए दोस्तों मेंबर बनने के लिए, वो चाहिए 21 साल। तो इसका सदस्य बनने के लिए, यानी कि जो पंचायती राज जो है, इसका मेंबर बनने के लिए आपको 21 ईयर्स की आयु होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, ये हो गया। 243 क्लॉज जी जो है दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है दोस्तों? इसमें दिया गया है पंचायतों के दायित्व क्या है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। तो दोस्तों क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो जो राज्य द्वारा 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो 29 विषय दिए गए हैं, उन पर क्या बनाना? उन पर कानून बनाना दोस्तों। टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट गिवन बाय द स्टेट्स, 29 सब्जेक्ट्स। और दोस्तों दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है टू मेक पॉलिसीज फॉर सोशल जस्टिस एंड फॉर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए नीतियां बनाना दोस्तों। तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए क्या बनाना? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए नीति बनाना दोस्तों, ये उद्देश्य होता है
या ये इनकी क्या है दोस्तों, ये इनके दायित्व हैं। तो जो 29 सब्जेक्ट दिए हैं राज्य ने पंचायतों को, उन पर काम करना जो है वो काम होता है दोस्तों किसका, पंचायतों का। और टू मेक पॉलिसी फॉर सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाना दोस्तों। फिर मैंने आपसे कहा दोस्तों 243 क्लॉज H, I, J, और इसमें आपने कहा क्या कहा था, पंचायतों में वित्त या दोस्तों फाइनेंस इन पंचायत, फाइनेंस इन पंचायत दोस्तों। तो इसमें जो 243 क्लॉज H है, इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें दिया गया है, लिख लीजिए, पंचायतों को कर लगाने व निधि बनाने का अधिकार है। पंचायत हैविंग राइट टू मेक फंड्स एंड टू इम्पोज टैक्सेस। तो कर लगाने का अधिकार है और उस कर से एकत्रित जो धन होगा उसके लिए निधि बनाने का अधिकार है, फंड बनाने का अधिकार है। तो पंचायत आर हैविंग राइट टू मेक फंड्स और टू इम्पोज टैक्सेस एंड टू इम्पोज टैक्सेस। आर्टिकल 243 क्लॉज आई में तो क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है स्टेट फाइनेंस कमीशन या राज्य वित्त आयोग दोस्तों। तो इसमें दिया गया है राज्य वित्त आयोग या फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन, और इसका गठन जो है वो करते हैं राज्यपाल फॉर एवरी 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए। तो राज्य वित्त आयोग का काम क्या है, तो राज्य वित्त आयोग का काम होता है राज्य यानी कि स्टेट और जो डिफरेंट पंचायतें हैं दोस्तों, राज्य और जो डिफरेंट पंचायतें हैं, इन सब के बीच में वित्त का बंटवारा यानी कि राजस्व का क्या करना दोस्तों, राजस्व का वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन स्टेट्स एंड डिफरेंट पंचायत ऑफ द स्टेट दोस्तों। जैसे केंद्रीय दोस्तों वित्त आयोग है, उसका काम होता है केंद्र और जो राज्य है उनके बीच में वित्त का बंटवारा करवाना, ठीक उसी प्रकार से जो राज्य वित्त आयोग जो है इसका काम होता है राज्य और जो डिफरेंट पंचायत हैं उनके बीच में वित्त का वितरण करवाना दोस्तों। तो एच में क्या था, कर लगाना, निधि बनाना। आई में क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन दोस्तों। और जो बचा है जे, इसमें क्या दोस्तों, अब ये बताओ, अगर राज्य दोस्तों, अगर राज्य जो है दोस्तों ये पैसा देगा इन पंचायतों को, तो राज्य इन पंचायतों को पैसा देगा तो इनका ऑडिट करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों, ऑडिट करेगा ना जी। तो दोस्तों वही दिया गया है जे में, इसमें दिया गया है ऑडिट ऑफ पंचायत दोस्तों, ऑडिट ऑफ पंचायत, या दोस्तों पंचायतों की संपरीक्षा, पंचायतों की संपरीक्षा दोस्तों, ऑडिट ऑफ पंचायत। अब सवाल ये कि सर पंचायत की जो ऑडिट है वो कौन करता है, तो जो पंचायत जो है इनका ऑडिट करते हैं स्टेट्स यानी कि राज्य दोस्तों। तो ऑडिट कौन करता है, सो ऑडिट करता है राज्य। तो फटाफट तो इन तीनों बातों को लिख लीजिए। आर्टिकल 243 H, I, J में क्या क्या है, तो देखिए इन चीजों को फटाफट से। तो हो गया चलो। तो ये दोस्तों क्योंकि सारे के सारे प्रावधान जो है ये वित्त से जुड़े हुए थे, इसलिए मैंने इसको एक साथ करवा दिया HIJ करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अगला है 243 K, और तो इसमें दिया गया है पंचायतों के चुनाव, इलेक्शंस ऑफ पंचायत दोस्तों। और चुनाव में क्या क्या है दोस्तों, तो लिख लीजिए 243 क्लॉज के जो है इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन दोस्तों, या राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। और सो इसमें होता है एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट
आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों इसमें होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? इसकी नियुक्ति जो है, इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो उसको करते हैं राज्यपाल फॉर एवरी 5 ईयर्स। काम क्या है दोस्तों इसका? इसका काम होता है टू मेक प्रिपेयर लिस्ट, यानी कि मतदाता सूची तैयार करना दोस्तों। एक काम क्या दोस्तों? एक काम इसका मतदाता सूची तैयार करना दोस्तों। और दूसरा काम क्या है दोस्तों? मतदाता सूची तैयार करने के अलावा दूसरा काम इसका टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है उसके चुनाव करवाने का जिम्मा किसका है? इस स्टेट फाइनेंस कमीशन का है, या जो राज्य वित्त या जो राज्य चुनाव आयुक्त है इनका है दोस्तों। स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य निर्वाचन आयोग का है दोस्तों जिम्मा। तो क्या काम इसके? एक तो टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची तैयार करना, और दूसरा क्या है? दूसरा दोस्तों टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर लोकल गवर्नमेंट। तो बचा क्या? 243 क्लॉज ओ बचा हुआ है। सो ओ में दिया गया है नॉन इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स, यानी कि न्यायालयों का हस्तक्षेप, मतलब पंचायतों के जो मामले हैं इनमें न्यायालय जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें दिया गया है नॉन इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स। दोस्तों खत्म नहीं हुआ है, ओ बोल के खत्म दोस्तों नहीं हुआ है, क्योंकि अब पता है अभी आपको 243 LMN बचा हुआ है। 243L जो है दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है? तो 243L जो है इसमें दोस्तों दिया हुआ है, इन सब के बारे में आप बहुत विस्तार से पढ़ रहे होते हैं दोस्तों एप्लीकेशन पर, कि यहाँ तो समय की सीमाएं होती है हमारे ऊपर भी, लेकिन दोस्तों एप्लीकेशन पर यहाँ पर आप बहुत विस्तार से पढ़ रहे होते हैं। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि दोस्तों 15 अगस्त तक अभी सेल चल रही है, और ये बहुत अच्छी सेल है, सबसे बड़ी सेल है स्टडी आई क्यू की। तो अगर आप चाहते हैं इससे जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस सेल। ठीक है, और उसमें तो आप वे ड्राइव का कोड यूज़ करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ में आपको मिल जाएगी मेरी मेंटरशिप। तो ये दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से आप लोग मेरी मेंटरशिप में रहकर अपना जो पूरा मेंस का कंटेंट है, जो पूरा प्री का कंटेंट है, उसे डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों एल जो है ये बोलता है एप्लीकेशन ऑफ पंचायती राज ऑन यूनियन टेरिटरीज। अब तक हमने जो दोस्तों प्रावधान देखा था वो था पंचायती राज का किस पर? राज्यों पर। यूटी की तो बात नहीं की थी, तो यूटी की बात करता है आर्टिकल 243 क्लॉज एल। तो इसको लिख लीजिए, पंचायतों पर या पंचायतों का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, एप्लीकेशन ऑफ पंचायती राज ऑन यूनियन टेरिटरीज। तो ये दोस्तों दिया गया है किसमें? 243L में है। तो आर्टिकल 243L जो है ये पंचायती राज के प्रावधान को एक्सपांड करवाता है, अप्लाई करवाता है कहाँ पर? यूटीज पर। हालांकि तो यहाँ पर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति अगर चाहे, प्रेसिडेंट अगर चाहे, तो वो इसके सारे प्रावधान पंचायती राज के या कुछ प्रावधानों को यूटी पर लागू ना होने दे, या कुछ एक्सेप्शन के साथ लागू करवाए दोस्तों। इट इज अप टू द प्रेसिडेंट, ये आप नोट में डालिएगा। 243 क्लॉज एम दोस्तों, एम में डाल दीजिए, नॉन एप्लीकेशन ऑफ पंचायत ऑन सम एरियाज। कुछ क्षेत्रों पर पंचायती राज का ना होना, कुछ क्षेत्रों पर पंचायती राज का ना होना, नॉन एप्लीकेशन ऑफ पंचायत ऑन सम एरियाज। अब नॉन एप्लीकेशन दोस्तों किस पर नहीं होगा? तो इसमें कहा गया था कि 2 एरिया है, एक तो शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, और एक ट्राइबल एरिया है, जनजाति क्षेत्र है। इस पर उनके प्रावधान जो है वो लागू नहीं होंगे। शेड्यूल एरिया अनुसूची 5 में दिए गए हैं, ट्राइबल एरिया जो है अनुसूची 6 में दिए गए दोस्तों, इन पर लागू नहीं होंगे। लेकिन आगे चलकर दोस्तों सरकार ने क्या किया, एक समिति बनाई जिसका नाम था भूरिया समिति, और ये साहब का नाम था दलीप सिंह भूरिया, सांसद थे ये। और दलीप सिंह भूरिया साहब की अध्यक्षता में दोस्तों एक समिति बनाई थी, भूरिया कमेटी, ये बनी थी 1993 में। और इसे काम दिया गया था ये चेक करने का कि क्या इनमें से किसी पर या दोनों पर जो पंचायत राज है उसके प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। तो दोस्तों भूरिया समिति ने इसकी जांच करी और फिर रिकमेंड किया 1995 में कि सर देखिए, ट्राइबल एरिया जो है अभी सक्षम नहीं हुए हैं कि इन पर आप ये प्रावधान लागू कीजिए। अब यहाँ पर जो स्वायत्त क्षेत्र हैं, जो ऑटोनोमस रीजन्स हैं, काउंसिल्स हैं, वो बना के रखिए। लेकिन हाँ, शेड्यूल एरिया जो है ये सक्षम हो चुके हैं, इन पर आप पंचायती राज के प्रावधान को लागू कर सकते हैं। तो जैसा कि भूरिया समिति ने सिफारिश की 95 में, सरकार ने शेड्यूल्ड एरिया पर पंचायती राज की जो प्रावधान है उनको लागू करने के लिए क्या बनाया? पेसा एक्ट बनाया दोस्तों 1996। तो पेसा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पेसा का फुल फॉर्म है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। हिंदी वाले, पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 दोस्तों, ये बना था दोस्तों पेसा एक्ट। ये है दोस्तों क्या आपका, ये है दोस्तों आप लोगों का पेसा एक्ट। ठीक है, जो बना था 1996 में। और ये बना था भूरिया समिति की सिफारिश पर। ये सवाल बीपीएससी ने पूछा है, यूपीएससी ने पूछा है उसने सवाल। तो पेसा बना था पंचायती राज के लिए दोस्तों, एक बना था मेसा। तो मेसा बना था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्सपांशन और शेड्यूल एरिया दोस्तों। मेसा एक्ट भी 1996 में आया था जब पेसा एक्ट आया था। तो ये
पंचायती राज के प्रावधान लागू करता है इस पर शेड्यूल एरिया पर, और ये नगर पालिकाओं के प्रावधान लागू करता है शेड्यूल एरिया पर। दोस्तों लास्ट जो आर्टिकल है वो क्या है दोस्तों? लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 243 क्लॉज एन। आर्टिकल 243 क्लॉज एन दोस्तों क्या कहता है? आर्टिकल 243 क्लॉज एन जो है दोस्तों, ये लास्ट आर्टिकल है आपके पंचायती राज का। सारे कर लिया आपने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन बचा हुआ है। तो एन क्या बोलता है दोस्तों? एन ये बोलता है कि कंटिन्यूएंसी ऑफ पंचायती राज अलॉन्ग विद एग्जिस्टिंग लॉज। तो अब ये बताइए कि ये जो संविधान संशोधन किया गया था, कब किया गया था? 73वां संशोधन कब दोस्तों पारित किया गया? तो 93 में पारित किया गया दोस्तों। तो 73वां जो संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये सारे प्रावधान मिले आप लोगों को। ये आर्टिकल 243 क्लॉज ए बी सी डी, ये सब दोस्तों किससे मिला है? ये तो आपको मिला है 73rd संशोधन से मिला है दोस्तों। ये तो इससे मिला है ना जी आप लोगों को। तो क्या ऐसा है कि इससे पहले भारत पर पंचायती राज के लिए कोई प्रावधान थे ही नहीं, कोई कानून थे ही नहीं दोस्तों? ऐसा है क्या? 73rd संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ, और तब से आपको मिला आर्टिकल 243 क्लॉज ए बी सी डी ई और फर्दर आगे जो आर्टिकल्स हैं। तो क्या ऐसा है कि इस तारीख से पहले या इस संशोधन से पहले भारत पर जो पंचायती राज को लेकर कोई प्रावधान थे ही नहीं, कानून थे ही नहीं? थे ना? थे तो दोस्तों, वो नागौर, वो महबूबनगर थे, लेकिन उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी दोस्तों, उनमें एक रूपता नहीं थी। किसी का कार्यकाल 3 साल का बनाया हुआ था, किसी राज्य ने कार्यकाल 5 साल का था, किसी राज्य का कार्यकाल 2 साल का था। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। कानून तो थे दोस्तों पहले से पंचायती राज पर, और इसने क्या किया? इसने यूनिफॉर्मिटी दे दी, इसको एक रूपता दे दी कि सबको करना है, सबको एससी को आरक्षण देना है, सबको महिलाओं को देना है, सबके लिए। तो वो यूनिफॉर्मिटी कर दी कुछ मामलों को छोड़कर। तो ये आर्टिकल 243 क्लॉज एन ये कहता है कि अगर पहले की कोई विधि जो बनाई गई थी पंचायती राज के लिए, अगर पहले की कोई लॉ इसके साथ में जो संशोधन हो गया है, इनके साथ में अगर वो लॉ पहले वाली करती है कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि विवाद, अगर पहले की कोई विधि वर्तमान जो प्रावधान है जो संशोधन से आ चुके हैं, संविधान के संशोधन से आ चुके हैं, अगर इनके साथ में कोई विवाद करती है, डिस्प्यूट करती है, तो जो पहले की विधि है, जो पहले की लॉ है, वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जहां तक वो डिस्प्यूट करती है। और अगर वो डिस्प्यूट नहीं करती है, सेम प्रावधान है, देन दे विल कंटिन्यू, तो साथ चलेंगे। जैसे अगर ये कहती है कार्यकाल 3 साल का होगा, ये कहते हैं 5 साल का होगा, ये खत्म हो जाएगी। ये कहती है 5 साल का होगा, ये भी कहता है 5 साल का होगा, दे विल कंटिन्यू, तो ये दोस्तों कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि साथ के प्रावधान है दोस्तों, अगेंस्ट थोड़ी है, साथ चल रहे हैं, जो प्रावधान साथ चल रहे हैं आपके। इसलिए क्या पढ़ा आपने आर्टिकल में? कंटिन्यूएंसी ऑफ पंचायती राज अलोंग विद एग्जिस्टिंग लॉज, पंचायती राज का वर्तमान विधियों के साथ होना। कब होना? कब होना? जब वो कॉन्ट्रडिक्शन ना करें, साथ चलें, तब साथ होना दोस्तों। विवाद करेंगे तो खत्म हो जाएंगे कौन से? पहले वाले दोस्तों। इसी के लिए कहा गया आपने कंटिन्यूएंसी ऑफ पंचायती राज अलोंग विद एग्जिस्टिंग लॉज, या पंचायती राज का वर्तमान विधियों के साथ होना दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका अंतिम आर्टिकल जो था 243 क्लॉज एन, कंटिन्यूएंसी ऑफ पंचायती राज अलोंग विद एग्जिस्टिंग लॉज, या पंचायती राज का वर्तमान विधियों के साथ होना दोस्तों। क्लियर है बाबू लोग? तो आपने फिलॉसफी पढ़ ली, आपने सारे आर्टिकल्स भी पढ़ लिए। क्वेश्चंस दोस्तों, अब क्योंकि समय दोस्तों हमारे पास नहीं है, इतना बहुत लंबा मैं स्ट्रेच नहीं कर सकता इस सेशन को, क्योंकि तो हमारी भी अपनी सीमाएं होती हैं। मैं फिर दोस्तों आपसे कह रहा हूँ कि यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो एक बार अच्छे से तैयारी करें दोस्तों, बिना ये सब यूट्यूब पर किसी का वीडियो का वेट करने के चक्कर में ना पड़े, बल्कि कोशिश करें कि अगर आप चल रहे हैं तो एक दूसरे अगर आप करना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी में आप चीज़ों को कर लें। सो द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज स्टडी IQ BPS। कंटेंट दोस्तों आपके सामने है, शिक्षक आपके सामने है, सब चीज़ें आपके सामने है। एक बार दोस्तों मेहनत कीजिए, सिर्फ एक बार, ये दोस्तों एक बार की मेहनत है। अब आप यूट्यूब से 3-4 साल कीजिए दोस्तों, या फिर एप्लीकेशन में जाके 1 साल कीजिए, ये आप पर है, क्योंकि यहाँ से 2 घंटे क्लास हो रही है, सो एप्लीकेशन में 3.5-4 घंटे क्लास होती है, तो सोचिए कितना एक्स्ट्रा सोचने पर कितना काम किया जाता होगा।
ठीक है। और अगर आपको मेरी मेंटरशिप चाहिए तो क्या करना है, सो आप लोगों को आपको वेद लाइव कोड का यूज करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी दोस्तों 15 अगस्त तक ये सेल चल रही है, 70-80% दोस्तों ऑफ मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो वेद लाइव कोड का यूज करें और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट इन ऑल बैचेस। और आरंभ में अगर आप 73rd की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच से अभी जुड़ जाइए, आरंभ बैच से। उसमें मैंने पॉलिटी शुरू कर दी है, 2 दिन हो चुके हैं पॉलिटी शुरू हुए। वहां से आपका बिल्कुल जीरो से शुरू किया मैंने बनाना आप लोगों को, सारी बातें सुन। बाकी इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो आपका सेशन हो चुका है, नोट डाउन दोस्तों कर लीजिए, फिर सेशन को खत्म करते हैं। फिर दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, आपके लिए नया सेशन लेकर आऊंगा, उसको हम फिर उसको पढ़िएगा आप लोग और नोट्स बनाइएगा अपने। तो लिख लीजिए फटाफट दोस्तों इन चीज़ों को, पैसा और मेसा के बारे में, और ये जो एन है दोस्तों इसको लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों लोग, अब आपने लिख लिया होगा, बहुत समय मिल गया आपको लिखने के लिए दोस्तों। तो ये है दोस्तों पूरा पंचायती राज दोस्तों, आपने सारे आर्टिकल जो हैं सारा कर लिया है। सो वहाँ से लेकर और सो यहाँ से लेकर आपका पूरा समितियाँ, ग्राम सभा, लेवल ऑफ पंचायत, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, रिजर्वेशन दोस्तों इन पंचायत, पंचायत का कार्यकाल, टर्म ऑफ पंचायत, डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करी सो आप लोगों ने, फिर आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, पंचायतों से वित्त यानी कि फाइनेंस इन पंचायत, दोस्तों पंचायतों के चुनाव, इलेक्शन ऑफ पंचायत, पंचायतों का संग्रह क्षेत्र पर होना यानी कि एप्लीकेशन ऑफ पंचायती राज ऑन यूनियन टेरिटरी, कुछ क्षेत्रों पर पंचायत का ना होना। सो ये कौन से एरियाज हैं, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। हालांकि आगे चलकर फिर शेड्यूल एरिया पर अप्लाई करने की बात की थी किसने, भूरिया कमेटी ने, और इसलिए बनाया गया था पेसा एक्ट और मेसा एक्ट। तो वर्तमान विधियों का के साथ पंचायत का होना, सो यानी कि कंटिन्यूएंसी ऑफ पंचायत अलॉन्ग विद एग्जिस्टिंग लॉस। ठीक है बच्चा, तो पूरा जो पंचायती राज दोस्तों आप लोगों ने आज कवर कर लिया है ना। और सवाल दोस्तों मैं आपको अगले सेशन में करा दूंगा। तो यहाँ दोस्तों ये जो है इसका रियल सेंस आज आपने देखा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, एक सवाल तो लिख लीजिए हमेशा की तरह, मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए। प्री के सवाल मैंने नहीं करा पाया आज, क्षमा चाहूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसको। तो लिख लीजिए पंचायती राज पे सवाल। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है, फुल स्टॉप। इस कथन की पुष्टि करें। पंचायती राज इज एन एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। पंचायती राज इज एन एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, फुल स्टॉप। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कर लेंगे आप लोग इस सवाल को, कर लीजिएगा सवाल को, ठीक है। और सारा कंटेंट वही है जो आपने देखा, सो सारा कंटेंट वही है जो आपने पढ़ा है, यही सब डालना है, यही सब डालना है सो आप लोगों को।
ठीक है, ये सब डालना है इसमें आप लोगों को। ठीक है चलो। और फिर दोस्तों लास्ट में जाते जाते मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अच्छे कंटेंट के लिए आप लोगों को हमारे इन बैचेस से जुड़ना चाहिए। ये बैच दोस्तों को मिल रहे हैं, 79% ऑफ मिल रहा है, सारी बातें जो है सबको यहाँ पर मिल रही हैं। तो आप डिले ना करें, सो इस बैच से जुड़ें। तो लेना कैसे है, जाना है दोस्तों आपको स्टडी आई क्यू, गूगल पे जाइए दोस्तों, और गूगल पे जाएंगे तो आपको मिलेगा हमारा प्यारा उसमें स्टडी आई क्यू। यहाँ दोस्तों डालिए स्टडी आई क्यू जाकर, तो यहाँ दोस्तों जाके डालिए स्टडी आई क्यू। तो स्टडी आई क्यू डालिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा स्टडी आई क्यू दोस्तों, बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर यूपीएससी आईएएस एंड स्टेट पीसीएस। दोस्तों यहाँ जब आप जाएंगे तो दोस्तों आपको मिलेगा स्टेट पीसीएस, दोस्तों यहाँ मिलेगा अपना प्यारा बिहार, और दोस्तों यहाँ पर बिहार में ये रहा दोस्तों आरएम बैच 73rd, जो दोस्तों आपको दिखा रहा सिर्फ 11,000 रुपये का। लेकिन दोस्तों आपको ये भी पे नहीं करना है, आपको मैंने बताया है आपको दोस्तों वेद लाइव यूज़ करना है, और आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और साथ में आपको मिलेगी मेरी मेंटरशिप, जिसमें आपको मेंस के सारे सेगमेंट किस प्रकार से तैयार करने हैं आपको मैं सिखाऊंगा। जिसमें आपका फ्लो चार्ट, डायग्राम, इंट्रोडक्शन, परिचय दोस्तों, निष्कर्ष, सब चीज़ें जो हैं इसमें आप लोगों को मिलने वाली हैं। ठीक है चलो। तो अब मैं मेरी मुलाकात आपसे होगी। करना कैसे तो आप लोगों को इस कोड का यूज़, जब दोस्तों आप बाय नाउ पे जाएंगे तो बाय नाउ पे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपसे मांगेगा आपका फ़ोन नंबर, सो फ़ोन नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी आएगा। सो ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पर वो विंडो खुल जाएगी जहाँ पर आप लोगों को वो कोड मांगेगा आपसे कि एनी कोड यू आर हैविंग, तो आपको कोड डालना है। सो कोड डालेंगे वेद लाइव, तो उस कोड से आप लोगों को मैंने कहा था उस कोड से तो आप लोगों को इस फीस से भी कम में ये जो बैच है दोस्तों ये दोस्तों मिल जाएगा। सो वेद लाइव कोड पर ये बैच आपको इससे भी कम में मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़। तो इस सेल का लाभ उठाएं और तो जुड़े हमारे साथ में हमारे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से अच्छे कंटेंट के लिए। तो कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक तो से किया कीजिए, ये आपके लिए है। जय हिंद, जय भारत।